काफी हंगामे के बाद रितिका ने आखिरकार दक्ष को जाने दिया और रिया के साथ इस बात पर चर्चा की कि कौन सा उपहार सबसे अच्छा होगा। दूसरी ओर दक्ष ने सिर हिलाया और अपने फोन से खेलने लगा। हाय, जब मैं सच कहता हूं तो ये लोग मुझ पर यकीन नहीं करते। उस बूढ़े ने क्या नहीं देखा? उसने दौलत और ताकत देखी है, तो उसे ये चीजें क्यों पसंद आएंगी? इसके अलावा उसकी चोटें अभी अभी ठीक हुई हैं और उसका शरीर अभी भी स्वस्थ हो रहा है। क्या उसके शरीर को पोषण देने के लिए उसे फल देना और फिर उसके रक्त की मालिश करके उसकी क्यूई को परिष्कृत करना उसे सोने और चांदी के गहने देने से ज्यादा व्यावहारिक नहीं है, और इससे बूढ़े व्यक्ति को प्रसन्नता भी अधिक होगी? दक्ष ने अपने फोन को देखते हुए खुद से कहा, अब उपहार देने की बात पर ध्यान नहीं दे रहा था। अचानक दक्ष के वीचैट पर एक संदेश आया। यह मंसूर से था। दक्ष, मैं अब बहुत शक्तिशाली हो गया हूँ। मुझे दोबारा तुमसे टकराने मत देना, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। इस संदेश के नीचे एक सेल्फी भी थी। सेल्फी में मंसूर वास्तव में पहले से कुछ अलग दिख रहे थे और अधिक खतरनाक और कोणीय दिखाई दे रहे थे। उसकी आंखें जानलेवा इरादे और गहरे आक्रोश से भरी थीं। दक्ष ने इसे देखा लेकिन इसे गंभीरता से नहीं लिया। एक शब्द वापस भेजा, भागो, फिर उसे अनफ्रेंड कर दिया। फोन के दूसरे छोर पर मंसूर ने अपने फोन पर आए संदेश, भागो, को देखते हुए एक भालू के सिर पर पैर रखा और तुरंत ही आग बबूला हो गया। क्रोधित होकर उन्होंने जल्दी से एक संदेश टाइप किया, नदी के पूर्व में 30 साल, नदी के पश्चिम में 30 साल, गरीबी में एक युवक को मत धमकाओ, और उसे भेज दिया। बीप, आप अभी तक उसके दोस्त नहीं हैं। कृपया भेजने से पहले उसे दोस्त के रूप में जोड़ें। हिस, टकराना। मंसूर इतना गुस्से में था कि उसने हौंफते हुए अपना फोन टुकड़े टुकड़े कर दिया। फिर वह दबे हुए काले भालू पर झपटा और उसे बुरी तरह पीटा। मैं बहुत गुस्से में हूँ, मैं बहुत गुस्से में हूँ। लानत है दक्ष, उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे अनफ्रेंड करने की? उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे भाग जाने को कहने की? मैं अपना बदला लूंगा। अगले दिन, बूढ़े आदमी के जन्मदिन के दिन, दक्ष का परिवार जल्दी तैयार हो गया, अच्छे कपड़े पहने और शर्मा परिवार के निवास की ओर जाने के लिए तैयार हो गया। सास रुचिका भी जल्दी आ गईं, नाश्ता लेकर आईं और उन तीनों को सख्त चेतावनी दी कि वे शर्मा परिवार के घर पर परेशानी न पैदा करें या बारी से बाहर न बोलें। उन्होंने गंभीरता से कहा, इस बार बूढ़े व्यक्ति का 70वां जन्मदिन अभूतपूर्व रूप से भव्य है। यह न केवल उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं देने के लिए है, बल्कि दुनिया को ये दिखाने के लिए भी है कि हमारे शर्मा परिवार ने एक प्रथम श्रेणी के गुरु को जन्म दिया है। आने वाले लोग न केवल बाहर से हमारे शर्मा परिवार के प्रमुख व्यक्ति हैं, बल्कि सागरनगर शहर के कुछ धनी परिवार और यहाँ तक कि दक्षिण पूर्व प्रांत के उच्च पदों से भी लोग हैं। आप उनमें से किसी को भी नाराज नहीं कर सकते। सास ने उन्हें विशेष रूप से चेतावनी दी, लेकिन दक्ष के उदासीन रवैये को देखकर वह तुरंत नाराज हो गईं। उसने दक्ष के सिर पर हाथ फेरा और कहा, दक्ष, मैं सबसे ज्यादा तुम्हारे बारे में चिंतित हूँ। तुम एक गरीब लड़के हो जिसकी शादी हमारे शर्मा परिवार में हुई है। तुमने ज्यादा दुनिया नहीं देखी है, तो फिर हमारे परिवार को शर्मिंदा मत करो, इसलिए चुप रहो। तुमने मुझे सुना? अंतिम वाक्य चिल्लाकर कहा गया। दक्ष ने अपना कान उठाया और कहा, मैंने तुम्हें सुना। क्या तुम्हें इतना जोर से बोलना जरूरी है? सास रुचिका अभी भी चिंतित थीं। उन्होंने दक्ष को घूरते हुए रितिका और उसकी बहन को एक तरफ खींच लिया, शायद उन्हें और निर्देश देने के लिए। दक्ष एक गरीब परिवार से है और जन्मदिन के जश्न में शायद वो खुद को बेवकूफ़ बना लेगा। तुम दोनों को उस पर नज़र रखनी होगी। अगर कोई अमीर परिवार पूछे तो बस इतना कह देना कि वो कोई दूर का रिश्तेदार है। ये मत कहना कि वो हमारे शर्मा परिवार का दामाद है, ये बहुत शर्मनाक होगा। अगर तुम्हारे पास सच में इसे स्वीकार करने के अलावा कोई चारा नहीं है और यह शर्मनाक होने वाला है, तो दक्ष से कहो कि वह शर्मा परिवार के पिछवाड़े में चला जाए और किसी से मिलने बाहर न आए। वरना न सिर्फ हमारे परिवार की बदनामी होगी, बल्कि उस बूढ़े आदमी को भी अपमानित होना पड़ेगा। रितिका ने शिकायत की, माँ, भले ही दक्ष की पृष्ठभूमि या पैसा अच्छा नहीं है, लेकिन वह इतना बेकार भी नहीं है। सास रुचिका ने नाक भान सिकुड़ी, उसमें क्या योग्यताएं हैं? मुझे नहीं पता। वह तो बस एक निकम्मा इंसान है, मिट्टी का एक टुकड़ा जिसे दीवार में नहीं ढाला जा सकता। इस समय छोटी साली रिया ने आंखें घुमाईं और कहा, माँ, आप वास्तव में गलत हैं। जीजाजी वास्तव में बहुत सक्षम, अमीर, सुंदर हैं और वह बहुत अच्छी तरह से लड़ सकते हैं। वाह, सास रुचिका ने थूकते हुए कहा, बकवास बंद करो। तुम्हें अभी उससे थोड़ा सा एहसान मिला है और अब तुम उसके पक्ष में बोल रही हो। मैंने तुम्हें इतने सालों तक बिना किसी लाभ के पाला है, कृतघ्न लड़की। बोलते हुए उसने रिया की बांह पर चुटकी ली, जिससे वह डरकर भाग गई और फिर कुछ और बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। ये देखकर रितिका कुछ नहीं कह सका और केवल आहें भर सका। याद रखना, जन्मदिन की शुभकामनाओं का समय आने तक दक्ष को बूढ़े आदमी से मिलने मत देना। अगर वह उसे देख भी ले तो ध्यान रखना कि वह जल्दी से अपनी शुभकामनाएं खत्म करके वापस आ जाए। मुझे डर है कि वह हमें शर्मिंदा कर देगा और बूढ़ा आदमी अपना चेहरा खो देगा और गुस्से से भर जाएगा, जिसे कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता।
सास रुचिका ने अपने निर्देश समाप्त करने के बाद वह जल्दी से घर से बाहर चली गई। वह भी बड़बड़ाई, ओह मेरी बदकिस्मत जिंदगी, मुझे वाइस डीन के पद पर पदोन्नति की चिंता है और मुझे अपने परिवार के बेकार दामाद की भी चिंता है। मैं इतनी बदकिस्मत क्यों हूँ। उसके जाने के बाद रितिका दक्ष के पास आए और कहा, दक्ष मेरी माँ बस अपने मन की बात कहती है, इसे दिल पर मत लो। दक्ष ने कहा, चिंता मत करो, मैंने कभी उसकी बातों को दिल पर नहीं लिया। रितिका को फिर से गुस्सा आया और उन्होंने कहा, आप ऐसा नहीं कर सकते, उसका पूरी तरह से अनादर कर सकते हैं। दक्ष ने कहा, मैं अपनी बात कह रहा हूँ, इसे व्यक्तिगत तौर पर न लें। रितिका बेहद नाराज हो गईं, झुंझलाती हुई चली गईं और बोली, जल्दी करो और अपना सामान पैक करो। मैं और मेरी बहन कुछ सामान व्यवस्थित करने जा रहे हैं। तुम आते ही चुपचाप आ जाना और मेरे पिताजी के कमरे में तब तक इंतजार करना जब तक तुम्हें बुलाया न जाए। ऐसा कहकर उसने रिया को खींच लिया और चली गई। ये देखकर दक्ष ने कंधे उचका दिए, 1 घंटे तक मोबाइल गेम खेला, फिर अपनी कार की चाबियां उठाईं, कार में बैठ गया और जाने के लिए तैयार हो गया। जैसे ही वह कार में बैठा, उसे अपनी बहन दिव्या का फ़ोन आया। भाई, मैंने सुना है कि शर्मा परिवार के बुजुर्ग अपना 70वां जन्मदिन मना रहे हैं। क्या मुझे उन्हें बधाई देने जाना चाहिए? दिव्या ने घबराकर पूछा। दक्ष ने कहा, कोई ज़रूरत नहीं है। बूढ़े आदमी के पास जीने के लिए अभी कई साल हैं। जब आप गर्मियों में घर पर रहने आएंगे तो मैं आपको उनसे मिलने ले जाऊंगा। दिव्या ने राहत की सांस ली, फिर बोली, भाई मेरे स्कूल में कुछ दिनों में अभिभावक शिक्षक सम्मेलन होने वाला है। पिताजी जाते थे, लेकिन इस साल। दक्ष ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, मैं इस साल जाऊंगा। दिव्या ने कहा, ठीक है, ऐसा हुआ कि मेरे कुछ रूममेट भी आपसे मिलना चाहते हैं। फिर उसने फ़ोन रख दिया और दक्ष कार में सोच रही थी, मेरी बहन ने अपने माता पिता को खो दिया है और मैं उसके साथ नहीं हूँ, इसलिए वह शायद सप्ताह के दिनों में काफ़ी अकेली रहती होगी। मुझे भविष्य में उसके स्कूल में ज़्यादा बार जाना चाहिए। धमाका! दक्ष ने एक्सीलेटर दबाया और सीधे घर से बाहर निकलकर शर्मा परिवार के निवास की ओर चल पड़ा। रास्ते में स्वाभाविक रूप से उसने अनगिनत ईर्ष्यालु निगाहों को आकर्षित किया। ट्रैफिक लाइट पर इंतजार करते समय उसके बगल में 2 लंबे, पतले, दाढ़ी वाले बूढ़े आदमी खड़े थे, जो हरे रंग का टैंक सूट और धूप का चश्मा पहने हुए थे। दोनों ने अपनी पीठ पर लंबे लकड़ी के बक्से उठाए हुए थे और उनमें रखा सामान बहुत भारी लग रहा था। वे एक दूसरे के साथ साथ चल रहे थे, जिससे कई राहगीरों का ध्यान उनकी ओर आकर्षित हो रहा था। उन्होंने दक्ष की कार की खिड़की पर दस्तक दी। युवक, क्या तुम हमें बता सकते हो कि शर्मा परिवार के घर कैसे पहुंचा जाए? दक्ष ने उनकी ओर देखा, एक दिशा की ओर इशारा किया और कहा, पूर्व की ओर जाओ। तुम्हारी उम्र में तुम वहां लगभग 1 घंटे में पहुंच जाओगे। दोनों बूढ़े लोगों ने थोड़ा सिर हिलाया, फिर पूर्व की ओर चल पड़े और कुछ ही क्षणों में भीड़ में गायब हो गए। दक्ष ने कुछ आश्चर्य से देखा, मुझे अंदाजा ही नहीं था कि ये 2 बेजोड़ उस्ताद हैं, ये इतने तेज हैं। फिर उसने अपना सिर खुजलाया, उनकी गति से 1 घंटे में वे सागरनगर शहर नहीं छोड़ेंगे, है ना? लगभग 15 मिनट चलने के बाद दोनों बूढ़े व्यक्ति शर्मा परिवार के निवास के पास से गुजर चुके थे, लेकिन वे रुके नहीं और चलते रहे। बूढ़े यून ने कहा, जूनियर भाई फैंग, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे हमसे कुछ छूट गया है। बूढ़े फैंग ने कहा, क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि हमने आज सुबह नाश्ते में तला हुआ अंडा नहीं खाया? ओल्ड यून ने कहा, ऐसा ही होगा, मुझे पता था कि मेरा पेट न भरने का कोई कारण था। बूढ़े फैंग ने कहा, वैसे हमारी गति से 1 घंटे तक चलने पर हम शायद 200 ली की दूरी तय कर सकते हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि शर्मा परिवार इतनी दूर होगा और सागरनगर शहर इतना बड़ा होगा। वे 2 बूढ़े आदमी, वे हमसे पहले नहीं पहुंच सकते थे, है ना? शर्मा परिवार। इस समय वह स्थान शोर से भरा हुआ था। कारें नदी की तरह बह रही थीं और दिन के उजाले में लाल लालटेनें लटक रही थीं। पूरी सड़क लाखों की कीमत वाली कारों से भरी हुई थी, सस्ती कारें तो इस सड़क पर आ भी नहीं सकती थीं। आसपास के पड़ोसियों को पहले ही सूचित कर दिया गया था और हर घर ने अपने दरवाजे बंद रखे ताकि बधाई देने आए मेहमानों को आने का रास्ता मिल सके। जो लोग शर्मा परिवार के लिए देश भर में कारोबार चलाते थे, उनमें से अधिकांश ने भी लोगों को वापस भेज दिया था और उनमें से प्रत्येक एक प्रमुख व्यक्ति था। शर्मा परिवार के कई चाचा प्रवेश द्वार पर खड़े होकर बधाई देने वाले अतिथियों का स्वागत कर रहे थे। स्वागत करने वाली महिलाएं पंक्तिबद्ध थीं, प्रत्येक युवा सुंदर और मुस्कुराती हुई, जिससे हर किसी को ऐसा महसूस हो रहा था मानो वे वसंत की हवा का आनंद ले रहे हों। आने वाले अतिथि भी मुस्कुराते हुए निमंत्रण कार्ड और उपहार सूची लिए हुए थे। आगमन पर वे अपने हाथों को कप के आकार में करके कहेंगे, बधाई हो। मेजबान परिवार के चाचा जवाब देते, कृपया जल्दी आ जाइए। वे सभी चाचा लोग बहुत यात्रा करने वाले तथा अनुभवी व्यक्ति थे, जो कुल के बुजुर्गों के मार्गदर्शन में अतिथियों का व्यवस्थित ढंग से स्वागत करते थे। इस समय शर्मा परिवार के एक बुजुर्ग एक छड़ी पर झुके हुए, नए कपड़े पहने हुए, कमजोर दिख रहे थे, लेकिन उनका स्वभाव बहुत उत्साही था।
वह शक्तिशाली कदमों से प्रवेश द्वार की ओर चला और बोला, एडा, किसी की उपेक्षा तो नहीं की गई है ना? एक तोंद वाले चाचा, जो प्रवेश द्वार पर मेहमानों का स्वागत करने के लिए जिम्मेदार थे, जल्दी से आगे आए और बोले, तीसरे चाचा, यहाँ बहुत तेज हवा चल रही है, आप यहाँ क्यों आए हैं? चिंता मत करो, क्या तुम मुझ पर भरोसा नहीं कर सकते, शिवराज, चीजों को संभालने के लिए? तीसरे चाचा शर्मा परिवार के एक कबीले के बुजुर्ग थे और जीरुओकिन के परदादा पुराने मास्टर जी के करीबी चचेरे भाई भी थे। उसने थोड़ा सिर हिलाया, फिर दरवाजे के बाहर भीड़ में इधर उधर देखा और कहा, यह अजीब है, वह लड़का दक्ष अभी तक क्यों नहीं आया है? भाई पहले से ही उसे देखने के लिए उत्सुक है। दक्ष के बारे में बात करते हुए तीसरे चाचा अपनी दाढ़ी को सहलाने और हंसने से खुद को रोक नहीं पाए। न केवल भाई उसे देखना चाहता है, बल्कि मैं भी चाहता हूँ। उसने भाई को ठीक कर दिया और हमारे शर्मा परिवार के लिए वह एक महान उपकारक है। मुझे भी एक लगातार बीमारी है, मुझे आश्चर्य है कि क्या वह इसका इलाज कर सकता है। अंकल शिवराज ने यह सुना और हंसते हुए कहा, युवा मित्तल कुलपति को ठीक करने में सक्षम था, वह निश्चित रूप से तीसरे चाचा को भी ठीक करने में सक्षम होगा। तीसरे चाचा ये सुनकर खिलखिलाकर हंसे, फिर बोले, मैं स्वागत कक्ष में थोड़ी देर आराम करूंगा। मेहमानों की उपेक्षा मत करना, और अगर यंग टैंग आए तो मुझे बता देना, मैं स्वयं उसका स्वागत करूंगा। ये सुनकर शिवराज के दिल में ठंडक महसूस हुई। हालांकि वह दक्ष का भी बहुत आभारी था और सोचता था कि शर्मा परिवार में उसकी स्थिति शायद बहुत बढ़ गई है, जिससे वह युवा पीढ़ी के बीच एक नेता बन गया है। हालांकि तीसरे चाचा की बातों से उसे कुछ एहसास हुआ। शर्मा परिवार में दक्ष का दर्जा संभवतः बहुत ऊंचा था, इन चाचाओं से भी अधिक। ये सोचकर उसने और भी अधिक लापरवाही बरतने का साहस नहीं किया। भाई दा, आज बहुत सारे मेहमान आए हैं, क्या गांव परिवार से कोई मिलने आया है? एक अधेड़ उम्र का आदमी जो सूट पहने हुए था और जिसके बाल झड़ रहे थे, जल्दी से आगे आया और मुस्कुराते हुए पूछा। शिवराज ने उस आदमी की तरफ देखा और हल्के से मुस्कुराए, आह, यह आटोंग है। आप कल ही शहर से बाहर व्यापार करके वापस आए हैं, आप आराम क्यों नहीं कर रहे हैं? गांव परिवार, वे एक साधारण परिवार हैं। वे शायद हमारे शर्मा परिवार से चिपकने की हिम्मत नहीं करेंगे, है ना? क्यों, क्या आप उन्हें जानते हैं? त्रिविक्रम मुस्कुराए और बोले, गांव परिवार के एक जूनियर ने हाल ही में मेरे साथ व्यापारिक लेन देन किया है। उसने सुना कि आज ओल्ड मास्टर का जन्मदिन है और वह उसे देखना चाहता था, इसलिए मैंने उसे निमंत्रण भेजा। शिवराज ने यह सुना और मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो, अगर वह आएगा तो मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा। त्रिविक्रम ने कहा, कोई बात नहीं, मैं यहीं तुम्हारे साथ इंतजार करूंगा। शर्मा परिवार, भूतल पार्किंग स्थल। यह पार्किंग स्थल बहुत बड़ा था और अंदर अधिकांश कारें पहले से ही खड़ी थीं और उनमें से कोई भी सस्ती नहीं थी। हालांकि जो लोग यहां पार्क कर सकते थे उनकी स्थिति सामान्य थी। अधिक प्रतिष्ठित अतिथियों ने ज्यादातर शर्मा परिवार के प्रवेश द्वार के सामने सड़क पर पार्क किया, जहां से वे सीधे घर में प्रवेश कर सकते थे। संकरी गली की तुलना में दक्ष ने पार्किंग स्थल में पार्क करना पसंद किया और यहाँ विशेष परिचारक थे, इसलिए यदि कोई नुकसान होता तो कोई न कोई क्षतिपूर्ति कर देता। कार से बाहर निकलने के बाद दक्ष ने फलों के 2 बैग उठाए और शर्मा परिवार की ओर जाने वाला था। धमाका! इस समय एक सेलेन S7 सुपरकार बगल से निकलकर दक्ष की रोल्स रॉयस फैंटम के ठीक बगल में आकर रुकी। हर जगह धूल उड़ रही थी। धूल जमने के बाद भी दक्ष बेदाग रहा। जब कोई नहीं देख रहा था, दक्ष का शरीर ऊर्जा की एक अदृश्य परत से ढका हुआ था। धूल पास नहीं आ सकी। हालांकि दक्ष की अभिव्यक्ति अच्छी नहीं थी। उसने ठंडेपन से पीले रंग की सेलेन S7 सुपरकार को देखा। यह एक परिवर्तनीय कार थी तथा एक स्पोर्ट्स कार भी थी, लेकिन इसके विन्यास को देखते हुए इसकी कीमत संभवतः 7 से 8 लाख के आसपास थी, जिससे यह एक नागरिक स्पोर्ट्स कार बन गई। कार में 2 लोग थे और दक्ष को आश्चर्य हुआ कि वह उन दोनों को जानता था। ड्राइवर की सीट पर बैठा सुंदर आदमी उसका हाई स्कूल का सहपाठी कैफ था, जो पूर्व खेल समिति का सदस्य था और साथ ही कक्षा का दिल भी धड़काता था। उनके बीच पहले भी झगड़ा हुआ था और दक्ष ने उसे बुरी तरह पीटा था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि अब वह पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। यात्री एक महिला थी जिसे दक्ष भी जानता था। वह उसकी हाई स्कूल की सहपाठी भी थी, कक्षा की सुंदरी विद्या। उसने बार बार दक्ष का मजाक उड़ाया था और वह व्यक्ति जिसे वह सबसे ज्यादा नापसंद करती थी वह था रितिका, क्योंकि रितिका ने हाई स्कूल में उसका सारा यश छीन लिया था। पिछली कक्षा के पुनर्मिलन में उसे दक्ष ने भी थप्पड़ मारा था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि अब वह ठीक हो जाएगी और वह और भी सुंदर लग रही थी। क्या वे दोनों वास्तव में एक साथ थे? दक्ष थोड़ा हैरान हुआ। उन्हें बाहर निकलते और पास आते देख उसका चेहरा शांत रहा। ओह ओह ओह, ये कौन है? क्या ये दक्ष नहीं है, शर्मा परिवार का दामाद मास्टर मित्तल? कैफ कार से उतरा, अपने शरीर को झटकते और घुमाते हुए पानी से भरी बाल्टी की तरह चल रहा था। वह एक गुंडा था, बीच से बाल कटाए, कैप्री पैंट और धूप का चश्मा पहने, बिल्कुल गुंडे जैसा लग रहा था। जैसे ही वह कार से बाहर निकला, वह व्यंग्यात्मक लहजे में बोलने लगा।
वह चला गया, कक्षा सुंदरी विद्या के गले में हाथ डाला। विद्या भी लिपस्टिक लगा रही थी। उसने दक्ष की तरफ देखा, फिर अपनी आंखें घुमाए और सूंघा। कैफ के शब्दों ने तुरंत अनगिनत लोगों की नज़रें अपनी ओर खींच लीं। पार्किंग में हर कोई जन्मदिन मनाने आया था। हालांकि वे सभी साधारण स्थिति के थे, अन्यथा वे यहाँ नहीं आते। कैफ की बात सुनकर उनकी आंखें चमक उठीं और उन्होंने दक्ष को देखा। कुछ तो पहले से ही उससे दोस्ती करने के बारे में सोच रहे थे, जबकि कुछ की आंखें चमक रही थीं। शर्मा परिवार, दक्ष, क्या ये वही हो सकता है जो सागरनगर शहर का सबसे बेकार दामाद है? लोग एक दूसरे से फुसफुसाते रहे और धीरे धीरे चारों ओर इकट्ठा हो गए, लेकिन वे पास नहीं आए, केवल इशारा और इशारे करते रहे। कुछ लोग तो हंसने भी लगे। स्पष्टतः वे लोग थे जो दक्ष की प्रतिष्ठा से परिचित थे और उनकी आंखें उपहास से भरी थीं। हालांकि उनकी आंखों में गहरी ईर्ष्या और जलन थी। अरे, वह शर्मा परिवार में शादी करने के लिए इतना भाग्यशाली कैसे हो सकता है? अगर मेरी शादी शर्मा परिवार में होती तो मैं निश्चित रूप से उनसे बेहतर करती। सभी की बातचीत के बीच लगभग सभी जानते थे कि यद्यपि दक्ष शर्मा परिवार का दामाद था, वह शर्मा परिवार में सबसे निचले दर्जे का व्यक्ति था। वह सागरनगर शहर का कुख्यात बेकार दामाद था। उनके शानदार कारनामे तेजी से फैल गए और पूरे पार्किंग क्षेत्र में वे हंसी का पात्र बन गए। हालांकि वे सभी शर्मा परिवार को बधाई देने आए थे, लेकिन इससे उन्हें दक्ष का मजाक उड़ाने से नहीं रोका जा सका। ऐसे व्यक्ति जिसकी कोई हैसियत नहीं थी, संभवतः शर्मा परिवार में उसका सम्मान नहीं किया जाता था, इसलिए उन्हें प्रतिशोध की चिंता करने की जरूरत नहीं थी। दक्ष का हर किसी द्वारा मजाक उड़ाते देख कैफ और विद्या बहुत खुश हुए और वे भी हंसी में शामिल हो गए। विशेष रूप से कैफ, उसकी आंखें ठंडी और उपहास से भरी थीं, कह रहे थे, दक्ष, शर्मा परिवार के दामाद के रूप में आपको पार्किंग स्थल का प्रबंधन करने के लिए नहीं भेजा गया है ना? हा, क्या आप ऐसी स्थिति में गिर गए हैं? जैसे ही ये शब्द निकले, पूरा पार्किंग स्थल गूंज उठा और सभी लोग हंसने लगे। धमाका, हा। पार्किंग के अंदर सभी लोग जोर जोर से हंसने लगे। उनके चेहरे पर उपहास और मजाक के भाव थे। वे वहां शर्मा परिवार का पक्ष लेने, उनसे संबंध बनाने, उनके साथ सहयोग करने या ऐसा ही कुछ करने की आशा में थे। दूसरे शब्दों में, उनकी नज़र में शर्मा परिवार बहुत ऊंचा था, तुलना से परे महान। लेकिन अब शर्मा परिवार में एक दामाद था जो हर किसी के लिए हंसी का पात्र था, जिससे स्वाभाविक रूप से उन्हें ईर्ष्या महसूस हुई। फिर भी वे अपने भीतर के असंतुलन को दूर करने के लिए उसका मजाक उड़ाना चाहते थे। इस तरह का कचरा शर्मा परिवार का दामाद कैसे बन सकता है? वह शर्मा परिवार में विवाह करके तुरंत प्रसिद्धि कैसे प्राप्त कर सकता है, जबकि हमें अभी भी उनका पक्ष लेने के लिए हर संभव प्रयास करना पड़ता है? असहज, असंतुलित। इसलिए वे कैफ और विद्या से भी अधिक जोर से हंसे और उनका अधिक मजाक उड़ाया। पूर्व कक्षा के दिलों की धड़कन, कैफ, सभी को हंसी से लोटपोट होते देख अविश्वसनीय रूप से प्रसन्न हुआ। वह बहुत पहले ही दक्ष से पीटे जाने के डर को भूल चुका था। यहाँ इतने सारे लोग थे और हर कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति था, और शर्मा परिवार में दक्ष की स्थिति इतनी कम थी, उसे विश्वास नहीं था कि उसे मारा जाएगा। विद्या ने भी दक्ष को आंकते हुए उपहास किया और कहा, जब तुमने मेरा पीछा किया था तब मुझे तुम पर कोई फर्क भी नहीं पड़ा था। यह अच्छी बात है कि मैं उस समय अंधा नहीं था। शर्मा परिवार तो शर्मा परिवार है, वे सचमुच हर चीज़ का बेहतरीन इस्तेमाल करते हैं। यहाँ तक कि किसी बेकार चीज़ का भी अच्छा इस्तेमाल किया जा सकता है। शर्मा परिवार के दामाद, आपका पार्किंग की रखवाली करना बहुत बढ़िया है। सभी लोग फिर से हंसने लगे, लेकिन कुछ लोग अपना सिर हिलाकर तुरंत चले गए। दक्ष को चुप देखकर कैफ को लगा कि उसने किसी की नस पर चोट कर दी है। तभी उसने दक्ष को फलों के 2 बैग पकड़े देखा और हंसते हुए बोला, क्या बात है, शर्मा परिवार में सब लोग शानदार खाने का आनंद ले रहे हैं और तुम्हें सिर्फ 2 बैग फल देकर पार्किंग की रखवाली करने भेज दिया गया है। आओ, मैं भी एक खाकर देखूं कि यह मीठा है या नहीं। ऐसा कहते हुए वह सीधे आगे बढ़ा, एक सेब उठाया, एक निवाला खाया, उसे चबाया और बोला, बुरा नहीं है, ये काफ़ी मीठा है। हा। सभी लोग जोर जोर से हंसने लगे। कुछ लोगों की तो हंसते हंसते आंसू भी बहने लगे। पूर्व क्लास सुंदरी विद्या ने अपना मुंह ढक लिया और हंसते हुए कहा, भाई कैफ, मुझे अब और मत हंसाओ। मेरी अभी प्लास्टिक सर्जरी हुई है और डॉक्टर ने कहा है कि मुझे नहीं हंसना चाहिए। हालांकि वह फिर भी हंसे बिना नहीं रह सकी। कैफ ने भी माफ़ी मांगते हुए कहा, मेरी गलती, लेकिन मैं वास्तव में कुछ नहीं कर सकता, ये सेब वास्तव में मीठा है। पफट, उसने अपने मुंह से सेब का गूदा थूक दिया, फिर आधा खाया हुआ सेब जमीन पर फेंक दिया और तब तक उस पर पैर पटकने लगा जब तक कि वह फट नहीं गया और उसका गूदा और रस चारों ओर बिखर गया। कैफ की आंखें ठंडक और उपहास से भरी थीं। दक्ष, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम्हारा दिन ऐसा होगा। हाँ, ये सच है, जब तुम किसी अमीर परिवार में शादी करोगी तो तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम बस एक बेचारी, एक घटिया इंसान हो। तुम शर्मा परिवार जैसे उच्च वर्गीय परिवार में कभी घुल मिल नहीं पाओगी।
उस समय तुमने हम सहपाठियों के सामने शर्मा परिवार की प्रतिष्ठा का इस्तेमाल करके अपनी धाक जमाई थी और उस बूढ़े शिक्षक के लिए एक डॉक्टर भी ढूंढ लिया था। तुम दूसरों को डरा सकते हो पर मुझे नहीं। वह आगे बढ़ा, दक्ष के गाल पर हल्के से थपथपाया और मजाक उड़ाया। मुझे पहले ही पता चल गया है कि तुम शर्मा परिवार में सिर्फ एक कुत्ता हो, एक कुत्ता जिसे मेज पर नहीं लाया जा सकता। शर्मा परिवार में कोई भी तुम्हारा सम्मान नहीं करता। यहाँ तक कि दूर के रिश्तेदार भी तुम्हें हुक्म दे सकते हैं, मार सकते हैं और डांट सकते हैं। तुम शर्मा परिवार से चिपके रहते हो। क्या तुम्हें लगता है कि हम ईर्ष्या करते हैं? उफ, उसने थूका। उसकी आंखें ईर्ष्या, जलन और गहरे आक्रोश से भर गईं। हाँ, मुझे बहुत ईर्ष्या हो रही है, लेकिन मैं तुम जैसे बेचारे हारे हुए आदमी से और भी ज्यादा नफरत करता हूँ जो शर्मा परिवार से चिपका हुआ है, फिर भी कुत्ते से भी बदतर जिंदगी जी रहा है। ताली ताली ताली। सभी ने तालियां बजाकर उसका उत्साहवर्धन किया। युवा मास्टर गांव ने ठीक कहा। यह बेचारा भाग्यशाली था कि उसे शर्मा परिवार में शादी करने का मौका मिला, लेकिन इसका क्या फायदा? यह अभी भी निकम्मा है। मैंने सुना है कि उसने शर्मा परिवार में शादी कर ली है, लेकिन वह जितनी बार शर्मा परिवार में लौटता है वह उंगलियों पर गिनने लायक है। और जब वह शर्मा परिवार के उन रिश्तेदारों से मिलता है तो हमेशा उनके इर्द गिर्द घूमता है। इस बार बूढ़े मास्टर जी का 70वां जन्मदिन है और कहा जाता है कि एक गुरु ने उनकी पुरानी बीमारी ठीक कर दी। बहुत अच्छे मूड में उन्होंने उन्हें बधाई देने के लिए वापस आने की अनुमति दी, जो उनके लिए पहले से ही एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है। हाँ, दुर्भाग्य से उसे अभी भी शर्मा परिवार द्वारा इस पार्किंग स्थल की रखवाली के लिए भेजा गया था। सब लोग खिलखिलाकर हंस पड़े। उन्हें दक्ष में एक अजीब सी संतुष्टि मिली। वह एक ईर्ष्यालु आदमी था, लेकिन उसकी हैसियत कुत्ते से भी बदतर थी, इसलिए वे मानसिक संतुलन बनाए रखने के लिए उसका मजाक उड़ाने से नहीं रुके। सभी लोग हंस पड़े, लेकिन उन्होंने यह नहीं देखा कि दक्ष भावशून्य रही, न तो गुस्से में आए और न ही उनके उपहास के कारण शर्म से छिपने की इच्छा हुई। वे वह नहीं देख सके जो वे देखना चाहते थे, जिससे वे और भी क्रोधित और उग्र हो गए। वे चाहते थे कि वे दक्ष को तुरंत आत्मदया में धकेल सकें, उसे इमारत से कूदने के लिए मजबूर कर सकें या उनसे बात करना बंद करने की विनती कर सकें। लेकिन कुछ न हुआ। परिणामस्वरूप उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे उनके मुंह के रुई पर पड़ रहे हों और उन्हें शक्तिहीनता का एहसास हुआ। कैफ भी नाराजगी से भर गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि दक्ष इतना कुछ कहने के बाद भी शांत रहेगी। उसने ठंडी आवाज में कहा, क्या मैंने किसी नाजुक जगह पर चोट कर दी? क्या तुम मान रही हो? तुम्हारा सहपाठी बनना मेरे जीवन का सबसे बड़ा शर्मिंदगी का विषय है, कैफ। सच कहूं तो जब भी क्लास का पुनर्मिलन होता है या दोस्त तुम्हारे बारे में पूछते हैं तो मुझे तुम्हारा जिक्र करने में बहुत शर्म आती है। विद्या ने भी बगल से उपहास किया। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे पास भी उसका उल्लेख करने के लिए कोई चेहरा नहीं है। ये वास्तव में बहुत शर्मनाक है। एक बड़ा आदमी शर्मा परिवार में शादी करके एक औरत का रखवाला बन गया है। अब जबकि उसका पूरा परिवार जन्मदिन की दावत मना रहा है, वह यहाँ फलों का थैला लेकर पार्किंग की रखवाली कर रहा है। ये वाकई हास्यास्पद है। उन दोनों ने एक साथ अपने सिर हिलाए। उनकी आंखें ठंडी व्यंग्यात्मकता से भरी हुई थीं। टकराना। दक्ष ने कैफ को कमर में लात मारी। इस समय हर कोई कैफ को भय से देख रहा था। कौन जानता था? कैफ ने बस उपहास किया और पीछे हट गया। हा, बेकार। दक्ष रुका, अपना पैर वापस खींचा, उनकी तरफ देखा, शांति से अपना सिर हिलाया और कहा, सहपाठियों के रूप में मैंने पहले ही अपने पुराने गिले शिकवे भुला दिए हैं। फिर भी तुम लोग मेरे सामने अपनी उपस्थिति का एहसास पाने के लिए क्यों आते हो? अब चलें। कैफ और विद्या की आवाजें तुरंत तेज हो गईं। दोनों के चेहरे क्रोध से विकृत हो गए। वे दक्ष को गौर से देख रहे थे, उसके चारों ओर चक्कर लगा रहे थे, गुस्से से। तुमने मुझे जाने दिया। क्या तुम्हें पता है कि तुमने एक थप्पड़ से मेरा एक दांत तोड़ दिया था, जिससे मुझे इम्प्लांट पर 30,000 रुपये से ज्यादा खर्च करने पड़े? तुमने मेरा चेहरा भी सूजवा दिया था, जिससे मुझे प्लास्टिक सर्जरी के लिए विदेश जाना पड़ा, जिसमें मुझे 1 लाख से ज्यादा खर्च करने पड़े, और पैसे जुटाने के लिए मैंने अपना शरीर भी दूसरों को बेच दिया। विद्या उस कुत्ते की तरह चीखी जिसकी पूंछ पर पैर रखा गया हो। ये सब तुम्हारा दोष है, अन्यथा मैं इतनी सुंदर नहीं होती। उसने अपना चेहरा सहलाया, जिसकी कीमत 1 लाख से भी अधिक थी। अभी भी कुछ हद तक मंत्रमुग्ध थी। हालांकि महंगी हूं, पर मैं पहले से अधिक सुंदर हूं। लेकिन ये मत सोचना कि बस यहीं खत्म हो गया। इस चेहरे की वजह से मैं कभी आज़ाद नहीं हो पाऊंगी। मुझे शायद तभी आराम मिलेगा जब मेरे पीरियड्स आएंगे। सब तुम्हारी गलती है। कैफ भी गुस्से में था। दक्ष, क्या तुम जानते हो, तुम्हारी वह लात। मैं उस किक का जिक्र करते हुए कैफ का पूरा शरीर कांपने लगा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह और कुछ कहने को तैयार नहीं था। सभी ने उन दोनों के भावों में परिवर्तन देखा। सभी आश्चर्यचकित थे। कभी नहीं सोचा था कि कोई व्यक्ति इतना विकृत हो सकता है। साथ ही वे दक्ष पर और भी ज्यादा गुस्सा और मजाक कर रहे थे। तो हर बात की एक वजह थी। इन दो पुराने सहपाठियों ने दक्ष का इतना मजाक इसलिए उड़ाया क्योंकि सबसे पहले गलती दक्ष की थी।
दक्ष ने उनकी ओर देखा और कहा, उस समय तुम ही थे जिन्होंने मुझे उकसाया था। थप्पड़। विद्या आगे बढ़ी, दक्ष के चेहरे पर थप्पड़ मारा और दहाड़ा, क्या होगा अगर मैंने तुम्हें उकसाया? क्या तुम अधिक उदार नहीं हो सकते थे और मेरी बात नहीं मान सकते थे? मैं एक महिला हूं, तुम्हारे जैसा वयस्क पुरुष एक महिला के साथ कैसे बहस कर सकता है? आप एक लिव इन दामाद होने के लायक हैं, आप 1 साल से अधिक समय के बाद भी शर्मा परिवार में एक कुत्ते की तरह व्यवहार किए जाने के लायक हैं। ये कहते हुए उसे लगा कि उसके साथ अन्याय हुआ है। उसने अपना हाथ उठाया और उसे फिर से थप्पड़ मारने ही वाली थी। लेकिन तमाचा, विद्या जितना अधिक बोलती गई, वह उतनी ही अधिक दुखी और उत्तेजित होती गई। वह खुद को रोक नहीं सकी और उसने अपना हाथ फिर से उठाया और दक्ष के चेहरे पर थप्पड़ मारने का इरादा किया। उसकी आंखें पागलपन, गहरी नाराजगी और ईर्ष्या से भरी थीं। इस थप्पड़ से वह दक्ष का चेहरा बिगाड़ना चाहती थी, लेकिन उसका थप्पड़ अंततः जमीन पर नहीं लगा क्योंकि दक्ष तेज था। एक तमाचे के साथ दक्ष ने अपना हाथ उठाया और वांग यूयंग के चेहरे पर थप्पड़ मारा, उसका चेहरा मरोड़ दिया, जिससे उसका गाल सूज गया और दर्द से उसकी आंखों में आंसू आ गए। एक थप्पड़ से उसके शरीर पर चोटें आईं, सूजन आई तथा उसकी आंख और मुंह टेढ़े हो गए। विद्या दंग रह गई, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। तुमने 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 मुझे मारने की हिम्मत की। तुमने सच में मुझे सबके सामने मारने की हिम्मत की। कमीने, क्या तुम मर्द भी हो? एक औरत को, और मुझ जैसी खूबसूरत औरत को, मारने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? वो मेरा चेहरा, मैंने प्लास्टिक सर्जरी पर 1 लाख से ज्यादा खर्च कर दिए, धिक्कार है, तुमने सब बर्बाद कर दिया। मेरे चेहरे का पैसा दो, मेरे चेहरे का पैसा दो। उसने अपने नुकीले दांत और पंजे दिखा दिए, उसका चेहरा क्रूर भाव से विकृत हो गया और वह आगे की ओर झपटी। लेकिन दक्ष ने अपना पैर उठाया और उसे 10 मीटर दूर लात मारी, जिससे वह एक खंभे से टकरा गई। वह दर्द से चीखते हुए जमीन पर तड़पने लगी। दक्ष, तुम आदमी नहीं हो, तुमने असल में एक औरत को मारा है। ये देखकर सभी लोग अचंभित हो गए और फिर क्रोधित हो गए। एक एक करके उन्होंने दक्ष पर आरोप लगाया और उसे फटकार लगाए। तुम एक औरत को पीटने वाले मर्द नहीं हो। चाहे वो कितनी भी गलत हो, चाहे कितनी भी ज्यादती हो, वो फिर भी एक औरत है और तुम्हारी सहपाठी है। तुम हिंसा कैसे कर सकते हो? बिल्कुल, और उसने तो बस तुमसे कुछ शब्द कहे और एक थप्पड़ भी मारा। क्या तुम, एक बड़े आदमी, इतनी भी शिकायत बर्दाश्त नहीं कर सकते? चूंकि आपने लिव इन दामाद बनना चुना है, तो आपको ये शिकायतें सहन करनी ही चाहिए। किसी को, खासकर किसी औरत को, मारना, अगर आप शर्मा परिवार में ऐसा करते तो क्या इससे बवाल नहीं मच जाता? अगर हम शर्मा परिवार को इसके बारे में बता दें तो देखते हैं कि बाद में शर्मा परिवार में तुम्हारा क्या हाल होगा। सभी ने दक्ष की आलोचना की, साथ ही उसे कड़ी धमकी भी दी। ये देखकर कि हर कोई उसके पक्ष में था, विद्या और भी अधिक दुखी होकर रोने लगी, जोर जोर से रोने लगी, जमीन पर लौटने लगी और गुस्से से चिल्लाने लगी। वह जोर जोर से गालियां दे रही थी, यहाँ तक कि उसने रेत उठाकर दक्ष पर फेंक दी। दक्ष की नज़र उन पर पड़ी, उसका चेहरा भावहीन था। जाओ शर्मा परिवार को बताओ, देखते हैं वे मेरी बात पर यकीन करते हैं या तुम निकम्मों के झुंड पर। जो लोग जोर जोर से गालियां दे रहे थे वे तुरंत डर गए और चुप हो गए। लेकिन वे सभी क्रोधित थे, फिर भी बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे, वे सदमे और निराशा में थे। वे पूर्ण निश्चय के साथ जानते थे कि शर्मा परिवार निश्चित रूप से दक्ष पर विश्वास करेगा। ये निकम्मा दामाद सचमुच हमें घूरने की हिम्मत करता है। एक निकम्मा दामाद शर्मा परिवार में कुत्ते से भी कम, जबकि हम शर्मा परिवार के सम्मानित मेहमान हैं। इसकी हिम्मत कैसे हुई हमें मना करने की? अफवाह है कि दक्ष शर्मा परिवार के लोगों से दूर रहता है और मेहमानों को चाय पानी पिलाता है, पूरी तरह से आज्ञाकारी। वह अचानक कैसे बदल गया? दक्ष की निगाहों से हर कोई भयभीत था, उनके दिल भय और सदमे से भर गए थे। साथ ही वे कुछ हद तक भयभीत भी थे, इस बात पर विश्वास करने में असमर्थ थे कि एक निकम्मा दामाद इतनी डरावनी निगाहों वाला हो सकता है। क्या सचमुच यह वह नज़र थी जो एक दामाद, जिसका दर्जा कुत्ते से भी कम था, दिखा सकता था? वह एक आदमखोर बाघ जैसा लग रहा था। दक्ष ने सबको धमकाया, फिर विद्या की ओर देखा, उसके चेहरे पर शांति थी। पहले हम सहपाठी थे, इसलिए चाहे तुम कितने भी बदतमीज क्यों न हो, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम लापरवाही से काम करो। मुझे मारो, तुम इसके लायक नहीं हो। ऐसा कहकर उसने विद्या के चेहरे पर थूक दिया। पटुई, तुम्हें लगता है कि सिर्फ औरत होने की वजह से तुम बेपरवाही से काम कर सकती हो? लिंग न होना तुम्हारे इस बेहुदे व्यवहार का बहाना नहीं है। मैं तुम्हारा बाप नहीं हूं, मैं तुम्हें ऐसा करने की इजाज़त नहीं दूंगा। विद्या का चेहरा उसके शब्दों से पीला पड़ गया, वह हैरान और भयभीत हो गया। वह रोना भी भूल गई, उसे केवल उस रात दक्ष की ठंडी निगाहें याद थीं, जो बिल्कुल आज जैसी ही थीं। वह पूरी तरह से विश्वास करती थी कि दक्ष अपनी बात पर अमल करेगा और वास्तव में उसके साथ एक महिला जैसा व्यवहार नहीं करेगा। साथ ही उसे बहुत अफसोस भी हुआ, वो इतनी मूर्ख कैसे हो सकती है कि उस आदमी को भड़का दे।
रितिका ने उस वक्त उसकी इतनी हिफाजत की थी, तो वो इतनी बेवफाई कैसे कर सकती है। उसके दिल में पछतावा बना रहा। विद्या को इतना पछतावा हुआ कि उसने मुंह में खून थूक दिया और बेहोश हो गई। हर कोई इतना हैरान था कि उनके मुंह सूख गए थे। उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि एक साधारण दक्ष के पास ऐसी आभा हो सकती है जिससे विद्या बेहोश हो जाए। दक्ष ने तिरस्कार से होंठ सिकुड़े विद्या को नज़रअंदाज किया। इसके बजाय उसने कैफ की तरफ देखा और उसकी कड़ी निगाहों ने कैफ को डर के मारे तुरंत 3 कदम पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। वह इतना हैरान था कि उसकी आवाज़ तीखी हो गई। दक्ष, तुम क्या चाहते हो? मैं शर्मा परिवार का मेहमान हूँ, मैं यहाँ शर्मा परिवार से मिलने आया हूँ। तुम एक निकम्मे दामाद जो पार्किंग की रखवाली करते हो, क्या तुम मुझे मारने का इरादा नहीं रखते हो? मैं आपको बता दूं, मैं आपसे नहीं डरता। मैं शर्मा परिवार का एक विशिष्ट अतिथि हूं जिसे आपके शर्मा परिवार के बुजुर्गों ने आमंत्रित किया है। ये सुनकर सभी को ठंड का एहसास हुआ। कई लोगों ने कैफ की ओर फिर से देखा और उससे मित्रता करने के बारे में सोचने लगे। दक्ष भी कुछ आश्चर्यचकित हुआ और बोला, आपको शर्मा परिवार ने आमंत्रित किया था? वह थोड़ा संदिग्ध था। शर्मा परिवार के मुखिया का जन्मदिन समारोह एक खुशी का अवसर था। ज्यादातर लोग खुशियां मनाने आए थे, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें आमंत्रित किया गया था। जिन लोगों को बुलाया गया था वे सभी ऊंचे दर्जे के थे। असल में वे यहाँ गाड़ी पार्क नहीं करेंगे। दक्ष एक अजीब व्यक्ति था, उसे यह जगह सुविधाजनक लगी और उसकी कार को खरोंच या टक्कर नहीं लगेगी, इसलिए उसने इसे यहाँ पार्क कर दिया। चूंकि कैफ को आमंत्रित किया गया था तो वह यहाँ पार्क क्यों करेगा? उनके उच्च प्रोफाइल व्यक्तित्व को देखते हुए ये पहले से ही अच्छा था कि उन्होंने शर्मा परिवार के मुख्य द्वार पर अपनी गाड़ी पार्क नहीं की। हालांकि कैफ को समझ नहीं आ रहा था कि दक्ष क्या सोच रहा है। उसे बस यही लग रहा था कि दक्ष ने कोई कदम नहीं उठाया, यानी वह उसे डराने में कामयाब हो गया था और इस तरह वह बेहद घमंडी हो गया। उसके होंठ इतने मुड़े हुए थे कि मानो सोया सॉस की बोतल लटक रही हो और उसने अहंकार से कहा, हाँ, मैं तुम्हारे शर्मा परिवार के चाचाओं द्वारा आमंत्रित एक सम्मानित अतिथि हूँ। वरना मुझे पता ही नहीं चलता कि शर्मा परिवार में तुम्हारा इतना कम दर्जा है। हे दक्ष, दिखावा बंद करो। शर्मा परिवार में सब तुम्हें पीटते हैं और तुम्हारी कोई हैसियत ही नहीं है। शर्मा परिवार के जिस बड़े को मैं जानता हूँ वह तुम्हें हुक्म चलाता है और तुम शिकायत करने की जरा भी हिम्मत नहीं करोगे। ये सुनकर सभी ने कैफ को और भी अधिक सम्मान के साथ देखा। कुछ लोगों ने कैफ की सराहना करते हुए उन्हें युवा और होनहार बताया। कैफ ने भी अपनी लग्जरी कार को गर्व से अपने बगल में थपथपाया। देखा, ये कैमेरो मेरी नई स्पोर्ट्स कार है जिसकी कीमत 8 लाख है। तुमने इसे कभी नहीं देखा है ना? और तुम इसे खरीद नहीं सकते है ना? हे तुम घटिया दामाद जी, तुम्हें कार खरीदने की योग्यता कहाँ से मिलेगी? तुम तो सिर्फ शर्मा परिवार की कारें इस्तेमाल करते हो है ना? और फिर भी शर्मा परिवार तुम्हें गाड़ी चलाने भी नहीं देगा। सभी ने कैमेरो की प्रशंसा करते हुए कहा कि यह सचमुच बहुत बढ़िया है। कैफ बहुत खुश था। तभी उसने बगल में रोल्स रॉयस देखी और उसके मनमोहक रंगों ने उसे आकर्षित कर लिया। उसकी आंखें लालच और लालसा से भरी थीं। उसने ध्यान से रोल्स रॉयस को छुआ और कहा, बता दूं, इस बार मुझे शर्मा परिवार ने बुलाया है। अगर शर्मा परिवार के साथ मेरा व्यावसायिक सहयोग सफल रहा तो मैं ऐसी ही रोल्स रॉयस खरीद पाऊंगा। उसने रोल्स रॉयस फैंटम को थपथपाते हुए कहा, इस कार का नाम फैंटम है, समझ रहे हो? बेचारे शर्मा परिवार के दामाद, तुम्हें तो शायद सिर्फ टोयोटा और होंडा ही चलाने को मिलती होगी। रोल्स रॉयस के बारे में कुछ नहीं पता। इस चीज़ की कीमत कम से कम 8 लाख रुपए है। तुम शर्मा परिवार द्वारा पार्किंग की रखवाली के लिए भेजे गए कूड़े के टुकड़े, अगर मैं तुम्हें बता भी दूं तो भी तुम नहीं समझोगे। मेरी कैमेरो गाड़ी का ध्यान रखना, अगर इसमें खरोंच भी आई तो मैं तुम्हें सजा दूंगा। ऐसा कहकर वह खर्राटे भरते हुए फिर आत्मसंतुष्ट होकर तथा कुछ ईर्ष्या से रोल्स रॉयस फैंटम की जांच करने के लिए उसके करीब गया। उसका हृदय ईर्ष्या और जलन से भर गया और वह लगभग लार टपकाने लगा। चहचहाहट, चहचहाहट। रोल्स रॉयस फैंटम की लाइटें अचानक 2 बार चमक उठीं। सब लोग दंग रह गए और थोड़ा हैरान भी। क्या इस कार का मालिक आसपास था? वे इस बात को लेकर भी उत्सुक थे कि इतनी शानदार कार का मालिक, जो शर्मा परिवार का आमंत्रित अतिथि होना चाहिए, अपनी कार यहाँ क्यों पार्क करेगा? जैसे ही हर कोई आश्चर्यचकित था, कैफ और अन्य लोगों ने दक्ष को रोल्स रॉयस कार की चाबी पकड़े हुए और उसे कार की ओर दबाते हुए देखा। कार की लाइटें फिर 2 बार चमकीं। ये कार उसकी थी। इस समय हर कोई दंग रह गया। कैफ स्तब्ध रह गया। पार्किंग में मौजूद सभी लोग अचंभित थे। उनमें से हर एक इतना हैरान था कि उनके मुंह सूख गए थे और उनकी आंखें चौड़ी हो गई थीं। वे विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि उनकी आंखों के सामने जो कुछ हो रहा था वह सब वास्तविक था। उन्होंने दक्ष का पार्किंग अटेंडेंट होने के कारण मजाक उड़ाया था और उसे शर्मा परिवार का बेकार दामाद कहकर उसका उपहास किया था।
कैफ ने दक्ष को कारों के बारे में कुछ भी न जानने, कभी भी एक कार खरीदने में सक्षम न होने के लिए ताना भी मारा था और वह उस फैंटम से पूरी तरह से मोहित हो गया था। फिर भी वह कार उसकी थी। थप्पड़ थप्पड़। कैफ को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके चेहरे पर थप्पड़ मारा गया हो, एक दर्दनाक, बहुत वास्तविक अनुभूति, और यह एक ऐसा थप्पड़ था जो आगे और पीछे चला गया। वह अजीब तरह से खड़ा हुआ, फिर से फैंटम को देखा, फिर दक्ष को। उसकी आंखें बेहद शर्मिंदगी से भरी थीं, उसकी अभिव्यक्ति कई बार बदल रही थी। उन परिवर्तनों की गति इतनी तेज थी कि दक्ष भी आश्चर्यचकित हो गया। अन्य लोग भी चुप थे, उनके हृदय भय से भरे हुए थे, वे घुटन और असहजता महसूस कर रहे थे। दक्ष, जिसे हर कोई धमका सकता था, वास्तव में इतनी शानदार कार चला रहा था। उन्होंने दक्ष का मजाक उड़ाया था कि वह एक लग्जरी कार नहीं खरीद सकता, सिर्फ पार्किंग अटेंडेंट बनने के लायक है। लेकिन अब ये कार, जिस आदमी से वे ईर्ष्या करते थे, उसकी हो गई। चेहरे पर यह थप्पड़ बहुत जल्दी आ गया। थप्पड़ों से कई लोगों के चेहरे सूज गए थे, वे बहुत शर्मिंदा महसूस करते हुए अपना सिर नीचे झुका लिए थे। दक्ष ने कार की चाबी कुछ और बार दबाई, फिर कैफ की ओर देखा और सपाट लहजे में कहा, बेहतर होगा कि आप इस कार के करीब न आएं, क्योंकि मुझे डर है कि आपकी लार इस पर टिपकेगी और मुझे घृणा होगी। कैफ का चेहरा शर्म और आक्रोश से लाल हो गया। उसने दक्ष को फिर से ऊपर से नीचे तक देखा, इतने सारे लोगों को देखते हुए वह पीछे नहीं हट सका। उसने चिढ़कर कहा, तुम इतनी अच्छी कार चला सकते हो, ये तुम्हारी तो बिल्कुल नहीं है। ये कार तुमने किसी और के लिए पार्क की है। ये सही है, ऐसा ही होगा। तुम्हारे जैसे कंगाल, जिसकी शादी शर्मा परिवार में हुई है, उसे गुजारे के लिए महीने में सिर्फ 10,000 रुपये मिलते हैं। तुम इतने गरीब हो कि खाने का भी जुगाड़ नहीं कर सकते, फिर इतनी महंगी गाड़ी कैसे खरीद सकते हो। कैफ जितना अधिक बोलता गया, वह उतना ही अधिक उत्साहित होता गया, और उसे उतना ही अधिक महसूस होता गया कि वह सही था। उन्होंने दक्ष की ओर इशारा करते हुए कहा, मैं जिस शर्मा परिवार के बुजुर्ग को जानता हूँ, उसने कहा था कि तुम, दक्ष, शर्मा परिवार में एक कुत्ते की तरह हो, तुम लोगों से बचने के लिए उनके आसपास घूमते हो। और शर्मा परिवार की दूसरी शाखा इस समय मुश्किलों का सामना कर रही है। रितिका की कंपनी आर्थिक तंगी से जूझ रही है। उसके लिए आपके लिए इतनी शानदार फैंटम कार खरीदना नामुमकिन है। तो सच तो बस एक ही है, ये कार आपकी नहीं है। उन्होंने आत्मविश्वास से भरे दक्ष की ओर इशारा किया और डांटा, तो दक्ष, तुम किसी और के लिए पार्किंग कर रहे हो, और कार की चाबियां वापस करने से पहले ही तुम यहां आकर मुझे दिखावा करना चाहते हो। पाह, तुम बेकार हो, तुम इतनी शानदार फैंटम चलाने के लायक नहीं हो। मैं तुमसे लगभग डर गया था। अच्छा हुआ कि मैं शर्मा परिवार के एक बुजुर्ग को जानता हूँ। उसके शब्दों से सबकी आंखें चमक उठीं। अधिकांश लोगों ने राहत की सांस ली, फिर शांत होकर हंसने लगे। हाँ, तो बात यही है। तो ये उसकी कार नहीं है। मुझे पता था, वो इतनी अच्छी कार कैसे खरीद सकता है। दामाद तो बस दामाद होता है। घर के मालिक ने भी तो दामाद नहीं खरीदा, फिर उसके पास खरीदने के लिए पैसे कैसे होंगे। मैंने ये भी सुना है कि रितिका की कंपनी बहुत मुश्किल दौर से गुजर रही है। उसके पास अपने प्रेमी के लिए कार खरीदने के लिए पैसे कैसे होंगे, और वह भी लगभग $10 मिलियन की फैंटम कार। हा। सभी लोग दिल खोलकर हंसे और राहत की लंबी सांस ली। जब तक वो दक्ष की कार नहीं थी, तब तक तो ठीक था, वरना उन्हें पता ही नहीं होता कि उसका सामना कैसे करें। शर्मा परिवार का दामाद जिसके पास शीर्ष स्तरीय लग्जरी कार है, और आप कहते हैं कि उसका दर्जा निम्न है। यदि दक्ष की स्थिति कम नहीं होती और उन्होंने आधे दिन तक उसका मजाक उड़ाया होता, तो शर्मा परिवार का प्रतिशोध शायद तुरंत आ जाता। अच्छा, ये दक्ष का नहीं था। कैफ ने देखा कि दक्ष कुछ नहीं बोल रही है, तो वह और भी ज्यादा घमंडी हो गया। लगता है मैं सही था, ये गाड़ी तुम्हारी नहीं है। साले, मुझे डराने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। इसी समय एक बड़ी बस दूर से आकर पास में खड़ी हो गई। लोगों की एक टीम बस से उतरी। वे सभी लंबी सुंदरियां थीं, प्रत्येक ने चिपाव पहना हुआ था, मानो मॉडलों की एक टीम हो। मॉडल्स बस से उतर गए, दाएं बाएं देखते हुए बहुत उत्साहित और उत्सुक दिखाई दिए। अचानक कुछ मॉडल्स ने दक्ष को देखा। भीड़ को देखकर उनकी लंबी कदकाठी उन्हें भीड़ के बीच से स्थिति का अंदाजा लगाने में मदद कर रही थी। तुरंत ही वे मॉडल्स बहुत खुश हो गईं। अपने टीम लीडर और कुछ मॉडल साथियों से कुछ शब्द कहने के बाद वे जल्दी से एक साथ दौड़ पड़े। एक सुगंधित हवा बही और अबाबिल उड़कर आए। पार्किंग स्थल तुरंत सनसनी बन गया। यहाँ तक कि कैफ भी थोड़ा उत्साहित था, लेकिन जब उसने अपनी गेंदों के बारे में सोचा तो वह क्रोधित हो गया, और फिर से दक्ष को देखते हुए उसकी आंखें द्वेष से भरी थीं। इतनी सारी लंबी सुंदरियों को पास आते देख दक्ष भी मदद नहीं कर सका, और हमेशा महसूस करता रहा कि इन लोगों में से कुछ लोग कुछ हद तक परिचित लग रहे थे। आप कहाँ देख रहे हैं? क्या जी रुओकिन के साथ आपका मन नहीं भरा? लेकिन फिर तुम्हारे जैसे कंगाल, अगर तुमने शर्मा परिवार में शादी भी कर ली, तो रितिका शायद तुम्हें छूने भी नहीं देगी। हो सकता है कि तुम अभी भी कुंवारी हो। कैफ ने दक्ष को भी देखते हुए देखा और तुरंत हंस पड़े। अन्य लोग भी उसकी बातें सुनकर हंस पड़े।
महिलाएं धीरे धीरे करीब आ रही थीं, धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थीं, और कैफ को हमेशा लगता था कि वही वह व्यक्ति था जिसने उन महिलाओं को आकर्षित किया था। इसलिए उसने अपनी छाती फुला ली, बहुत आत्मसंतुष्ट, और फिर अहंकार से दक्ष पर आरोप लगाया, दक्ष, तुम बेकार दामाद हो, शर्मा परिवार में तुम्हारा होना एक अपमान है। इस बार मैं शर्मा परिवार के उस बुजुर्ग से, जिसे मैं जानता हूँ, ये बात कहूँगा और उनसे कहूँगा कि वे तुम्हें शर्मा परिवार से निकाल दें। हे, तुम शर्मा परिवार के लिए एक अपमान हो और मेरे लिए तुम्हारा सहपाठी होना अपमान की बात है। मैंने एक कैमेरो गाड़ी चलाई, तुमसे बस कुछ बातें कहीं, और तुमने वास्तव में किसी और की कार की चाबियां लेकर दिखावा करने की कोशिश की। सभी ने सहमति में सिर हिलाया, उनके चेहरों पर ठंडी मुस्कान थी। वे भी इन महिलाओं के सामने अपनी हैसियत दिखाना चाहते थे, इसलिए वे सब उसे डांटने लगीं। ये सही है दक्ष, तुम सचमुच बहुत आगे जा रहे हो। शर्मा परिवार की सबसे बड़ी गलती ये थी कि उन्होंने तुम्हें शादी करने की अनुमति दी और तुम शर्मा परिवार को बदनाम कर रही हो। ये रोल्स रॉयस फैंटम, शायद आपको इसका नाम भी याद नहीं होगा, है ना? इसे किसी के लिए पार्क कर रहे हैं और आप इसकी कार की चाबियां दिखाने की हिम्मत कर रहे हैं। पाह, कितनी शर्मनाक बात है। सभी ने दक्ष पर थूका। जमीन लार से ढक गई थी। कैफ ने भी उपहास किया, मानो उसे दक्ष को नीचे गिराने से गर्व की अनुभूति हुई हो। मॉडल्स पहले ही तेजी से दौड़कर आ चुकी थीं, और जैसे ही कुछ बूढ़े लोगों ने अपनी बाहें खोलीं, ये सोचकर कि मॉडल्स उनके आलिंगन में आने वाली हैं, मॉडलों ने उन्हें चकमा दे दिया। फिर वे दक्ष के सामने आए। मिस्टर दक्ष, ये वास्तव में आप ही हैं। आपको शायद याद नहीं होगा, लेकिन 2 दिन पहले रोल्स रॉयस कार शो में हम मॉडल थे और मैंने आपके लिए चाय भी बनाई थी। ओह, ये तो रोल्स रॉयस है। मैं उस दिन इसके ठीक बगल में खड़ा था। तुमने इसे थपथपाया और थोड़ी देर थपथपाया और बिना पलक झपकाए तुमने 3 रोल्स रॉयस खरीद लीं। मॉडलों ने दक्ष को बहुत खुश देखा और फिर रोल्स रॉयस को देखा, जो बिना रुके उत्साह से बातें कर रही थी। सबने उनकी बातें सुनी, लेकिन सामूहिक रूप से पत्थर बन गए। उनके सिर अकड़ गए, उनकी आंखें सुस्त हो गईं, वे दक्ष की ओर देखने लगे। कैफ और भी हक्का बक्का रह गया, पहले रोल्स रॉयस को, फिर दक्ष को घूरता रहा। मैंने कहा था कि आज 10 अध्याय पोस्ट करूंगा, और मैंने कर भी दिए। अब भविष्य के अपडेट्स की बात, आमतौर पर रोजाना 4 या 5 अध्याय, हर दाजू इनाम के लिए 1 अतिरिक्त अध्याय और हर टैंगाजू इनाम के लिए 2 अतिरिक्त अध्याय। साथ ही आपकी सदस्यता सहायता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का धन्यवाद। कृपया मेरा समर्थन करते रहें, आपका समर्थन ही मेरी प्रेरणा है। मैं आपका बहुत आभारी हूँ। कार, क्या ये सचमुच उसकी थी? धमाका। इस समय कैफ और अन्य लोगों को ऐसा महसूस हुआ जैसे बिजली गिर गई हो, और वे तुरंत डर गए। दर्शक स्तब्ध रह गए, उनकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। कैफ का चेहरा अविश्वास और आतंक से भरा हुआ था। वे दक्ष को घूर रहे थे, उनकी निगाहें भयभीत थीं, वे इस पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। अब भी वे इस पर विश्वास नहीं कर सकते थे, स्वीकार नहीं कर सकते थे कि रोल्स रॉयस फैंटम दक्ष की कार थी। 8 मिलियन से अधिक कीमत की कार, वह इसे कैसे खरीद सकता था? क्या वह शर्मा परिवार का निकम्मा दामाद नहीं था? क्या उसकी पत्नी की कंपनी मुश्किल में नहीं थी और उसके पास पैसों की कमी नहीं थी? वह ये सब कैसे बर्दाश्त कर सकता था? अलावा उन मॉडलों ने कहा कि दक्ष ने बिना पलक झपकाए 3 खरीद लिए। बकवास। 3? वे 3 रोल्स रॉयस गाड़ियां थीं, 3 वो भी नहीं। जितना अधिक कैफ और अन्य लोग इसके बारे में सोचते, उतना ही अधिक उनके दिलों में कंपन होता, ऐसा महसूस होता कि वे बेहोश होकर वहीं मर जाएंगे। उसने अविश्वास में अपने फिल्ट्रम को चुटकी से दबाया। दक्ष के चारों ओर सभी को इकट्ठा देखकर मॉडल्स थोड़ा डर गईं और सावधानी से पूछा, मिस्टर दक्ष, क्या आप कुछ चर्चा कर रहे हैं? क्या हम गलत समय पर आ गए हैं? हम यहाँ ओल्ड मास्टर जी के लिए प्रदर्शन करने आए हैं। अगर आप व्यस्त हैं तो हम पहले चले जाएंगे। फिर मीठी मुस्कान के साथ उन्होंने दक्ष को कुछ चुंबन दिए और ओरियोल्स के झुंड की तरह उड़ चले। जब वे वहां से निकले तो वे अभी भी उस दिन कार शो में हुई घटना के बारे में बातें कर रहे थे। मिस्टर दक्ष ने 3 फैंटम खरीदते समय पलक तक नहीं झपकाए। 25 मिलियन से अधिक, तुरंत भुगतान। उसने अपने एक रिश्तेदार के लिए 10 लाख से भी अधिक कीमत की एक BMW कार खरीदी थी, और फिर वह दुर्घटनाग्रस्त हो गई और पूरी तरह से नष्ट हो गई, और उसने आंख भी नहीं झपकाए। वह बहुत अच्छा है। अरे वाह, मिस्टर दक्ष तो वाकई बहुत शानदार थे। और मैंने ये भी सुना है कि कारों का पैसा मिस्टर दक्ष का अपना था, शर्मा परिवार से उसका कोई लेना देना नहीं था। उनकी आवाज़ें दूर तक धीमी हो गईं, लेकिन ये शब्द कैफ और अन्य लोगों पर बिजली की तरह गिरे। वे पूरी तरह भून गए थे, उनके हृदय भय से भर गए थे, उनकी आंखें सदमे से फैल गई थीं। वे दक्ष को घूरते रहे, कुछ कहना चाहते थे, लेकिन उनके मुंह सूख गए और वे काफ़ी देर तक एक शब्द भी नहीं बोल सके। उनमें एक दूसरे की ओर देखने का भी साहस नहीं था, क्योंकि उनके गाल जल रहे थे, मानो उन्हें अनगिनत थप्पड़ मारे गए हों। शर्मनाक, बहुत शर्मनाक। चेहरे पर थप्पड़ लगने से उनके चेहरे सूज गए। खासकर कैफ, उसका चेहरा लाल हो गया था। ये वाकई अपमानजनक था।
उसे लग रहा था जैसे उस पर पड़ने वाली हर नज़र एक चाकू हो जो उसे काट रही हो। उसने दक्ष की ओर देखने की हिम्मत नहीं की, ये बहुत शर्मनाक था। वह दक्ष का मजाक उड़ाने की हिम्मत कैसे कर सकता है कि वह कारों के बारे में नहीं जानता था और रोल्स रॉयस खरीदने में असमर्थ था। और यहाँ तक कि वे ये भी कहते हैं कि वह वहाँ कार पार्क करने के लिए आया था तथा किसी और की कार की चाबियां दिखाकर दिखा रहा था। परिणामस्वरूप कार वास्तव में उसकी थी और वह दिखावा नहीं कर रहा था, वह वास्तव में अद्भुत था। ये तो मुंह पर तमाचा है। और उसके पास सिर्फ एक नहीं बल्कि तीन कारें थीं जो उसने यूं ही खरीद ली थीं। उसने 10 लाख से ज्यादा की एक BMW भी खरीदी, उसे बिना पलक झपकाए दुर्घटनाग्रस्त कर दिया और पूरी तरह से नष्ट कर दिया। कैफ ने अपनी स्पोर्ट्स कार को देखने की भी हिम्मत नहीं की, ये बहुत अपमानजनक था। क्या 80,000 रुपये बहुत थे? किसी और की 10 लाख से अधिक कीमत वाली कार सीधे तौर पर नष्ट हो गई। अंतर इतना अधिक था कि वे ईर्ष्या या जलन के भी योग्य नहीं थे। पार्किंग में शो देख रहे लगभग 1 दर्जन वृद्ध व्यक्ति पहले ही भाग चुके थे, उनमें से किसी ने भी वहां रुकने की हिम्मत नहीं की। और उन्होंने शर्मा परिवार को बधाई देने की हिम्मत नहीं की, बल्कि तुरंत अपनी कारों में वापस आ गए और एक्सीलेटर पर पैर रखकर तेजी से भाग गए। बहुत शर्मनाक। शर्मा परिवार में बने रहने से निश्चित रूप से मृत्यु तक बहिष्कृत कर दिया जाएगा। अपने लोगों को अचानक गायब होते देख कैफ इतना शर्मिंदा और गुस्से में था कि वह मर जाना चाहता था। वह अपनी कार में बैठकर वहां से निकल जाना चाहता था। हालांकि ये शर्मा परिवार के उच्च पदस्थ सदस्यों को जानने का एक दुर्लभ अवसर था और इस बार शर्मा परिवार में आए विभिन्न धनी परिवारों के साथ संबंध बनाने का भी अवसर था। इस प्रकार का अवसर अत्यंत दुर्लभ था। अगर वह चला गया तो ये खत्म हो जाएगा। उसने अपने दांत पीस लिए, उसका चेहरा कई बार बदला, फिर दक्ष की तरफ देखा, रोने से भी ज्यादा बदसूरत मुस्कान लाते हुए। मित्तल। दक्ष, सहपाठी, आखिरकार हम पुराने सहपाठी हैं। मैं पहले तुम्हारे साथ मजाक कर रहा था, तुम्हें समझ आ गया होगा, है ना? हाँ हाँ हाँ, मैं तो बस मजाक कर रहा था, तुम बहुत होशियार हो, तुम्हें समझ आ गया होगा, हाँ। बोलते समय वह अजीब तरह से हंसा, लेकिन दक्ष का भावहीन चेहरा देखकर उसका दिल बैठ गया और वह अब और नहीं हंस सका। धमाका। वह सीधे जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया, बार बार दक्ष के आगे झुककर फूट फूट कर रोया। दक्ष, मैं गलत था, मैं सचमुच गलत था। एक पुराने सहपाठी होने के नाते मुझे तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाना चाहिए था। प्लीज मुझे जाने दो। मुझे सच में पता है कि मैं गलत था, कृपया। मुझे नहीं पता था कि आप इतने अमीर हैं। मैं बस क्षण भर के लिए पागल हो गया था, विद्या और बाकी सभी के सामने दिखावा करना चाहता था। वह रोता रहा, फिर अपने गालों पर बार बार थप्पड़ मारता रहा जब तक कि उसका चेहरा सूज नहीं गया और वह फिर भी नहीं रुका। दक्ष, मुझे माफ कर दो, मुझे सच में पता है कि मैं गलत था। प्लीज शर्मा परिवार को मत बताना और मुझे भगाना मत। मेरे गांव परिवार को शर्मा परिवार के साथ व्यापार करना है। तुमने तो मुझे पहले ही लात मार दी है, अगर मैं ये सौदा पक्का नहीं कर पाया तो मैं सचमुच खत्म हो जाऊंगा। बोलते समय उसकी नाक नम थी और वह जोर जोर से रो रहा था। दक्ष ने दुखी कैफ को देखा, लेकिन भावशून्य रही, कुछ भी नहीं बोली और बस फलों के 2 बैग उठाए और पार्किंग स्थल से बाहर जाने के लिए मुड़ गई। उसने उसे मौत तक पीछा नहीं किया, मुख्यतः इसलिए कि इस बार कैफ ने उस पर हाथ नहीं डाला था, बस उसे परेशान किया था और उसने जो बोया था उसे पहले ही काट लिया था। दक्ष को जाते देख कैफ का चेहरा तुरंत बदल गया, वह भयावह और आक्रोशित हो गया और गहरी ईर्ष्या से भर गया। धिक्कार है दक्ष, तुम्हारे पास इतना पैसा कैसे हो सकता है? क्या ये सिर्फ शर्मा परिवार इस बड़े पेड़ पर निर्भर होकर पैसा कमाने के लिए पैसे उधार लेने से नहीं है? अगर मुझे भी यह मौका मिलता तो मैं निश्चित रूप से तुमसे बेहतर जीवन जीता। धिक्कार है, मैं गुस्से में हूं, मुझे इतनी अच्छी किस्मत क्यों नहीं मिली? तभी पार्किंग स्थल के बाहर एक युवक तेजी से आया। दूर से कैफ को देखकर उसने जोर से पुकारा, ओह यंग मास्टर गाओ, आप यहाँ क्यों हैं? मैं आपको हर जगह ढूंढ रहा था। तुम जमीन पर घुटने क्यों टेके बैठे हो? क्या तुम गिर गए? मेरे बूढ़े मालिक बहुत देर से प्रवेश द्वार पर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, कृपया जल्दी से चले जाओ। युवक ने कैफ को उठने में मदद की, उसके कपड़ों से धूल साफ की और मुस्कुराते हुए कहा, युवा मास्टर गाओ, मेरे पुराने मास्टर त्रिविक्रम प्रवेश द्वार पर हैं, अंकल दा के साथ इंतजार कर रहे हैं, कृपया जल्दी से आ जाए। कैफ इस खबर से बहुत खुश हुआ। सारा प्रारंभिक दुख और क्रोध गायब हो गया और उसकी जगह सुखद आश्चर्य ने ले ली। उसके सिर में खून की एक लहर दौड़ गई। जीलियू जी, तुम्हारा मतलब है कि ओल्ड मास्टर्स त्रिविक्रम और शिवराज दोनों मुख्य द्वार पर मेरा इंतजार कर रहे हैं? युवक जीलियू जी ने सिर हिलाया और कहा, जरूर, कृपया जल्दी जाए। कैफ की आंखों में तुरंत आंसू आ गए, फिर वह अहंकार से भर गया, लापरवाही से लियूजी को कुछ नोट दिए और अपना सिर ऊंचा करके और छाती बाहर निकालकर तेजी से चल दिया। हा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं, कैफ, इस दिन के लिए तैयार हूं जब ओल्ड मास्टर्स त्रिविक्रम और शिवराज प्रवेश द्वार पर मेरा इंतजार कर रहे होंगे।
दक्ष, जाने की हिम्मत मत करना, मैं तुम्हें बता दूं कि शर्मा परिवार में मेरा स्थान कैफ तुमसे ऊंचा है, तुम निकम्मे दामाद। उसके पीछे जी लियूजी ने अपने होंठ भींचे और पैसे जेब में रख लिए। फिर वह बुदबुदाया, उसने सचमुच दुनिया नहीं देखी है। पुराने गुरु त्रिविक्रम और शिवराज विशिष्ट अतिथियों का स्वागत करने के लिए प्रवेश द्वार पर हैं और वे तुम्हारे जाने और सम्मान प्रकट करने का इंतजार कर रहे हैं। मैंने तो बस कुछ विनम्र शब्द कहे थे और तुमने सचमुच उस पर विश्वास कर लिया। फिर वह आश्चर्य से बुदबुदाया, और ये दक्ष कौन है? क्या ये हमारे शर्मा परिवार का दामाद दक्ष हो सकता है? दोनों बूढ़े स्वामी अभी अभी उसका जिक्र कर रहे थे। हे भगवान, युवा स्वामी गाओ, कैफ तुम बेवकूफ़ हो, मौत को दावत मत दो। युवा जी लियूजी ने घबराहट में उसका पीछा किया। हालांकि कैफ पहले से ही मुख्य द्वार की ओर अकड़कर चल रहा था और अपनी तेज गति के बावजूद वह केवल उसकी पीठ की एक झलक ही देख पाया। शर्मा परिवार का मुख्य प्रवेश द्वार। वहां लोगों और यातायात की भीड़ थी। अनगिनत मेहमान आते जाते रहे। दक्ष 2 बैग फल लेकर चल रहा था और रास्ते में उसे देखकर कई लोग काफी आश्चर्यचकित हुए। ये व्यक्ति कौन है? वह इतना ईमानदार है कि 2 बैग फल लेकर जा रहा है। क्या वे फल के आकार की सोने या चांदी की वस्तुएं हो सकती हैं? ये बहुत भद्दा होगा। नहीं, मुझे फलों की खुशबू आ रही है। हे भगवान, ये तो बस फल हैं। सभी मेहमान हैरान थे और दक्ष को अविश्वास से देख रहे थे। हालांकि ये कहना जरूरी है कि जिन लोगों को आमंत्रित किया गया था वे सभी बहुत ही संस्कारी थे। हालांकि वे हैरान थे, लेकिन उन्होंने खुलकर उसका मजाक नहीं उड़ाया। इसके अलावा उन्होंने महसूस किया कि एक व्यक्ति जितना अधिक शांत और सहज होगा, उतनी ही अधिक संभावना है कि वह बड़ा आदमी होगा। दक्ष के प्रभावशाली आचरण को देखते हुए वह निश्चित रूप से एक साधारण व्यक्ति नहीं था। वे पीछे पीछे आए, इशारा करते हुए और चुपके से देखते हुए। उनके पीछे कैफ भी आ गया था। दक्ष, जाने की हिम्मत मत करना, मैंने तुमसे कहा था, मुझे शर्मा परिवार के चाचाओं ने आमंत्रित किया है। कैफ ने दक्ष को पकड़ लिया और अकड़ते हुए मुख्य द्वार की ओर चल पड़ा। वह आत्मसंतुष्ट था, अपनी आंखों के कोने से दक्ष को घृणा से देख रहा था। दक्ष चलते रहे और शांति से बोले, अगर तुम उन्हें जानते हो तो जानते ही हो। बूढ़े मालिक के जन्मदिन की खातिर मैं खून नहीं देखना चाहता, इसलिए मैंने तुम्हें छोड़ दिया है। मुझे उकसाओ मत। हालांकि कैफ जोर से हंसा और बोला, तुम्हें उकसाना? तुम डरे हुए होगे, है ना? हाँ हाँ, बेशक। शर्मा परिवार में तुम्हारा दर्जा कितना भी ऊंचा क्यों न हो, तुम अभी भी उन चाचाओं से बहुत पीछे हो। तुम्हें डर है कि उनके दिलों में मेरा दर्जा तुमसे ऊंचा है और तुम्हें चिंता है कि मैं तुम पर मुझे धमकाने का आरोप लगा दूंगी और फिर वे तुम्हें डांटेंगे। ऐसा लग रहा था जैसे उसने दक्ष की असलियत जान ली हो। उसका चेहरा उपहास और आत्मसंतुष्टि से भरा हुआ था। रास्ते में आए मेहमान उसकी बातें सुनकर दंग रह गए। उन्हें तुरंत एहसास हुआ कि यह व्यक्ति वास्तव में दक्ष था, शर्मा परिवार का बेकार दामाद। सागरनगर शहर का नंबर 1 दामाद दक्ष वास्तव में बहुत सुंदर और प्रभावशाली था। कई कुलीन युवतियां, जिन्होंने शुरू में दक्ष को लालसा भरी निगाहों से देखा था, अब उसकी पहचान जानकर मन ही मन हंसने लगीं। बड़ी बड़ी हस्तियों का उल्लेख करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। वे चुपके से अपना सिर हिला रहे थे और खुद पर हंस रहे थे। मुझे लगा था कि वह कोई बड़ा आदमी है जो इतनी सहजता से 2 बैग फल लेकर आ रहा है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह शर्मा परिवार का दामाद होगा। क्या ये 2 फल के बैग उसके लिए हैं जिसे वह अपने कमरे में चुपके से खा सके? हाँ, यह मेरे समय की बर्बादी है। कई लोगों ने सिर हिलाया और हंसी, फिर तेजी से कदम बढ़ाते हुए सीधे मुख्य द्वार की ओर बढ़ गए। अपना निमंत्रण और उपहार सूची सौंपने के बाद वे सीधे अंदर चले गए। कुछ लोगों ने तो पीछे मुड़कर दक्ष की ओर अपना सिर हिलाया, जिससे उनका स्वागत कर रहे शर्मा परिवार के सदस्य पूरी तरह से हतप्रभ रह गए। इन मेहमानों को क्या हो गया है? जब वे पीछे मुड़कर देखते हैं तो निराश और आत्मा मजाक करते हुए क्यों दिखते हैं? शर्मा परिवार के मुख्य बटलर शिवराज ने आश्चर्य से पूछा। त्रिविक्रम, जो एक रिश्तेदार था, ने कंधे उचकाते हुए कहा, कौन जाने। लेकिन वह युवा मास्टर गाओ बहुत अज्ञानी है। वह मुझसे व्यापार करने के लिए कहने आया था और वह अभी तक आया भी नहीं है। मेरे समय की कितनी बर्बादी है। शिवराज ने यह सुनकर हंसते हुए कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आटोन, तुम बिजनेस के लिए किसी जूनियर का इंतजार करोगे। लगता है बिजनेस बहुत बड़ा है। हालांकि त्रिविक्रम ने घृणा से भरकर मुंह बनाया और कहा, मेरी गांड बड़ी करो। ये बस थोड़ी सी पूंजी बनाने और यंग मास्टर गाओ की मदद करने के लिए है। अगर उस युवा मास्टर गाओ ने यह नहीं कहा होता कि वह मुझे अपनी रखेल बनाने के लिए एक पूर्व क्लास सुंदरी से मिलवाएगा, तो मैं उसके साथ परेशान नहीं होती। शिवराज दिल खोलकर हंसे, अपना सिर हिलाया, खुद को असहाय महसूस किया लेकिन खुद को रोका नहीं। एक धनी परिवार और जिसने व्यवसाय के रूप में शुरुआत की थी, उनका निजी जीवन कैसे नहीं हो सकता? यद्यपि शिवराज अपने दैनिक जीवन में ईमानदार थे, वे अपने निजी जीवन में भी विवेकहीन थे और उन्हें आलोचना करने का कोई अधिकार नहीं था। इस पल स्वागत कक्ष के अंदर से एक बूढ़ी आवाज आई, आदा, क्या छोटा मित्तल अभी तक आया है? मैं तो सो गया हूं और वह अभी तक नहीं आया।
ये तीसरे चाचा की आवाज़ थी। शिवराज जल्दी से स्वागत कक्ष की ओर झुके और बोले, तीसरे अंकल, चिंता मत करो। लिटिल टैंग आलसी होने का आदी है और हो सकता है कि वह अभी तक उठा भी न हो। मैंने रुकिन और रिया को पहले देखा था और उन दोनों ने कहा था कि लिटिल टैंग बाद में आ सकता है। तीसरे चाचा ने आगे कुछ नहीं कहा। शिवराज को लगा कि वे गुस्से में हैं, इसलिए उन्होंने जल्दी से कहा, तीसरे चाचा, नाराज मत होइए। जब वह लड़का दक्ष आएगा तो मैं उससे इतनी देर तक इंतज़ार करवाने के लिए माफ़ी मांगवाऊंगा। हाँ, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर मैंने इंतज़ार किया तो मैंने इंतज़ार किया। वह हमारे शर्मा परिवार के लिए एक महान उपकारक हैं और मुझे उनसे अभी भी कुछ मांगना है, इसलिए मुझे उन्हें नाराज़ नहीं करना चाहिए। फिर कोई आवाज़ नहीं आई, संभवतः वह फिर से सो गया था। त्रिविक्रम, एक संपार्श्विक रिश्तेदार, ने सब कुछ सुन लिया था और कहा, भाई दा, क्या ये छोटी मित्तल दक्ष है? शिवराज ने कहा, हाँ। त्रिविक्रम अपने निकले हुए पेट और पीछे हत्ते बालों के साथ हैरान होकर बोला, तुम सब उसके इतने करीब क्यों हो? वह हमारे शर्मा परिवार का एक बेकार दामाद है। पहले जब भी वह मुझे देखता था हमेशा रास्ता बदल लेता था। अपने शब्दों पर ध्यान रखें। शिवराज का चेहरा तुरंत काला पड़ गया और उन्होंने गहरी आवाज में कहा, आटोंग, अब से तुम्हें अपने शब्दों पर ध्यान देना होगा। छोटा मित्तल हमारे शर्मा परिवार का बहुत बड़ा उपकारक है। उसने बूढ़े मास्टर की बीमारी ठीक कर दी, जिससे वह एक प्रथम श्रेणी का मास्टर बन गया। हिस, त्रिविक्रम का चेहरा एकदम बदल गया। वह चौंक गया, उसकी आंखें सदमे और अविश्वास से फैल गईं। वह स्तब्ध रह गया और बोल पड़ा, क्या उन्होंने यह नहीं कहा था कि वृद्ध गुरु की साधना पद्धति अपने चरम पर पहुंच गई थी और उन्होंने अपनी साधना में सफलता प्राप्त कर ली थी, जिसके कारण वे स्वस्थ हो गए थे? शिवराज गर्व से मुस्कुराए और बोले, तुम्हें क्या पता? यही तो हम बाहरी लोगों को बताते हैं। आखिरकार लिटिल टैंग हमारे शर्मा परिवार के उच्च अधिकारियों का तुरुप का पत्ता है। हम उसे ज्यादा दिखावा नहीं करने दे सकते और बाहरी लोगों को उसे नुकसान पहुंचाने नहीं दे सकते। फिर उसने रहस्यमय ढंग से कहा, वैसे तुम इस बारे में बाहरी लोगों को नहीं बता सकते, अन्यथा मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। त्रिविक्रम स्तब्ध था और उसने जल्दी से वादा किया, मैं कुछ नहीं कहूंगा, मैं कुछ नहीं कहूंगा। तुरंत त्रिविक्रम ने कैफ और एक सुंदर युवक को दूर से धीरे धीरे चलते हुए देखा। वह खूबसूरत नौजवान थोड़ा जाना पहचाना सा लग रहा था। वह फलों के 2 थैले लिए हुए था, तेज तेज चल रहा था और एक शांत और बेफिक्र अंदाज में एक अवर्णनीय शान शौकत बिखेर रहा था। कैफ भी सुंदर था, लेकिन उस आदमी के सामने वह एक अनुयायी की तरह लग रहा था और उसका तारांकन बिखर गया था, जिससे उसे कुछ हद तक स्त्री जैसा एहसास हो रहा था, सम्राट के बगल में एक हिजड़े की तरह। बात बस इतनी थी कि यह हिजड़ा इस समय थोड़ा घमंडी और अकड़ू था। दक्ष, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मैं तुम्हारे चाचा त्रिविक्रम द्वारा आमंत्रित एक विशिष्ट अतिथि हूँ। मैं वह व्यक्ति हूँ जिसे शर्मा परिवार के वृद्ध गुरु के जन्मदिन समारोह में बैठने का अवसर मिला है। मैंने सुना है कि शर्मा परिवार के दामाद होने के नाते जब शर्मा परिवार के प्रत्यक्ष वंशज भोजन करते हैं तो आप एक साथ रहने वाले दामाद के रूप में मेज पर बैठने के योग्य नहीं हैं। आपको बौडोयो में छिपकर अकेले खाना पड़ता है। हा 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 हा। दक्ष भौहें चढ़ाए रहा और बोला, तुम बहुत परेशान करने वाले हो। हालांकि कैफ ने तीखी हंसी हंसते हुए कहा, तुम मुझसे ईर्ष्या कर रहे हो। हा हा दक्ष, तुम वास्तव में मुझसे ईर्ष्या करते हो। हा हा, आज तुम्हें इसका सामना करना ही था। वह बेतहाशा हंसा, फिर उसकी आंखें चमक उठीं, क्योंकि उसने त्रिविक्रम को मुख्य द्वार पर खड़ा देखा, साथ ही शर्मा परिवार का एक और प्रतिष्ठित मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति भी। उसने उसे भी पहचान लिया। वह शिवराज था, शर्मा परिवार के पिछवाड़े का मुख्य बटलर। जी लियूजी ने मुझसे झूठ नहीं बोला। पुराने गुरु त्रिविक्रम और शिवराज खुद मेरे स्वागत के लिए दरवाजे पर पहरा दे रहे हैं। मेरी किस्मत पलट गई। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं, कैफ, इतना प्रतिष्ठित दिन जी पाऊंगा। उसने दक्ष की ओर आत्मसंतुष्ट और भयभीत भाव से देखा। शर्मा परिवार की हवेली के प्रवेश द्वार पर शिवराज, शर्मा परिवार के आंतरिक आंगन के मुख्य गृहस्वामी, और त्रिविक्रम, परिवार की एक सहायक शाखा के प्रमुख सदस्य खड़े थे। वे सहजता से बातचीत कर रहे थे, तभी उनकी नज़र कैफ पर पड़ी। त्रिविक्रम ने कैफ को पहचान लिया। कैफ ने भी उसे देखा और दोनों ने एक दूसरे को सार्थक नज़रों से देखा। हा दक्ष, तुम्हारा काम तमाम। शर्मा परिवार के अंकल त्रिविक्रम दरवाजे पर आकर मेरा स्वागत कर रहे हैं। इससे पता चलता है कि मेरा रुतबा कितना ऊंचा है। यहाँ तक कि मुख्य गृहस्वामी शिवराज भी यहाँ हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि शर्मा परिवार में मेरी हैसियत इस स्तर तक पहुँच जाएगी। हा दक्ष, तुम बस देखो, मैं बाद में तुम्हें, इस निकम्मे दामाद को, मारने का तरीका ढूंढ लूंगा। कैफ उत्साह से दौड़कर आया और जोर से हंसते हुए त्रिविक्रम का अभिवादन किया। पीछे चल रहे दक्ष के पास कोई शब्द नहीं था। वह फलों के 2 थैले लेकर आगे बढ़ रहा था। सड़क पर कई मेहमानों ने उन्हें देखा। कुछ पार्किंग स्थल से आ रहे थे, अन्य विशिष्ट मेहमान थे जिन्होंने सड़क पर पार्क किया था। वे सब इस ओर देखने लगे, कुछ आश्चर्यचकित थे। वे ये जानने को उत्सुक थे कि वह युवक कौन था,
क्योंकि वह शर्मा परिवार के सदस्यों से बहुत परिचित था तथा उनका ऐसे अभिवादन कर रहा था मानो वे उसके अपने पिता हों। उसी समय उन्होंने दक्ष को भी देखा और वे ये देखकर आश्चर्यचकित हो गए कि वह कितना अविश्वसनीय रूप से सुंदर था। फिर उसे फलों के 2 बैग ले जाते देख वे फिर से चंचल हो गए, अपना सिर हिलाते हुए और जल्दी से दूर चले गए, दक्ष के करीब नहीं जाना चाहते थे। किसी बुजुर्ग का जन्मदिन मनाने के लिए केवल 2 बैग फल लेकर आने वाले व्यक्ति को कितना आत्मविश्वास और खुले दिमाग की आवश्यकता होगी। जब कैफ त्रिविक्रम से मिले, शिवराज ने भी दक्ष को देखा तो वह उत्साह से उछल पड़े और चिल्लाने के लिए रिसेप्शन रूम में पहुंचे। तीसरे अंकल, लिटिल टैंग यहाँ है, लिटिल टैंग यहाँ है, और वह उपहार भी लाया है। मुख्य द्वार पर केवल कुछ युवा शर्मा परिवार के सदस्य और नौकरानियां ही बचे थे, साथ ही संपार्श्विक शाखा के प्रमुख सदस्य त्रिविक्रम भी अपने हाथों को पीठ के पीछे करके खड़े थे और कैफ के अभिवादन का क्रम पूरा होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। कैफ ने झुककर मुट्ठियां भींच लीं। त्रिविक्रम का अभिवादन करने के बाद उसने ऊपर देखा, उसका चेहरा लाल हो गया था, उसके सिर में खून दौड़ रहा था, उत्तेजना से उमड़ रहा था। उसने बाईं और दाईं ओर देखते हुए कहा, ये तो अजीब है, बूढ़े मास्टर शिवराज कहाँ चले गए? त्रिविक्रम ने सहजता से कहा, आप सभी को आते देख वह उत्साहित होकर तीसरे चाचा को बताने के लिए दौड़ा। भिन भिनौ। कैफ की आंखें तुरंत लाल हो गईं, उसका पूरा चेहरा सुअर के कलेजे के रंग का हो गया। अगर उसकी खोपड़ी उस पर न होती तो शायद खून उसके सिर के ऊपर से फूटकर आसमान में उड़ जाता। हमें आते देख वह उत्साहित होकर बड़ों को बताने के लिए दौड़ा। कैफ के मन में बस यही एक वाक्य बार बार गूंज रहा था। उसे लगा जैसे बिजली गिर गई हो, उसका शरीर कांप उठा हो और उसे लगा जैसे बसंत की हवा में नहाया हो। आरामदायक। वह इतना उत्साहित था कि उसकी बोलती ही नहीं बन रही थी। वह बेतहाशा इशारे कर रहा था। अंकल टोंग, आप मुझे बहुत ज्यादा इज्जत दे रहे हैं। मैं, एक जूनियर, इसके लायक कैसे हो सकता हूँ? मैं बहुत भावुक हूँ, बहुत अभिभूत हूँ। अंत में तो वह उत्साह से रो भी पड़े। दूसरी ओर त्रिविक्रम पूरी तरह से हैरान था। ये बदकिस्मत बच्चा क्यों रो रहा है? ऐसे खुशी के दिन वह एक औरत की तरह रो रहा था। और लानत है, वे उसका इंतजार नहीं कर रहे थे बल्कि उसके पीछे खड़े व्यक्ति का इंतजार कर रहे थे। इसके अलावा त्रिविक्रम को कैफ द्वारा अंकल टोंग कहे जाने पर कुछ नाराजगी थी। उसने मुंह बनाया लेकिन उसे रोका नहीं। खैर, इस बच्चे का अभी भी कुछ उपयोग था। हो सकता है कि बाद में वह उसे कक्षा की कुछ सुंदरियों या कैंपस की लड़कियों से मिलवा सके। इसलिए उन्होंने उसे सांत्वना देते हुए कहा, ठीक है, इतना उत्साहित मत हो। ओह, तुम्हारी वह सबसे सुंदर सहपाठी कहाँ है? क्लास की सुंदरी विद्या का जिक्र आते ही त्रिविक्रम थोड़ा उत्साहित हो गए, उनकी आंखें भी चमक उठीं। कल जब कैफ ने उसे वह फोटो दिखाई तो वह अपनी उत्तेजना को रोक नहीं सका और पूरी रात सो नहीं सका, क्योंकि उसे लगा कि उसकी बूढ़ी पत्नी हमेशा से ही उसकी आंखों में खटकती रही है। अब जब वह अंततः उससे व्यक्तिगत रूप से मिलने जा रहा था तो स्वाभाविक रूप से वह बहुत खुश था। ये सुनकर कैफ के चेहरे पर थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। वह बहुत ज्यादा उत्साहित था। विद्या अभी भी पार्किंग में बेहोश पड़ी थी और वह उसे वहां तक भी नहीं ले गया था। हालांकि विद्या का चेहरा फिर से विकृत हो गया था। उसे लाने से शायद स्थिति और भी बदतर हो जाएगी। अब तक दक्ष पास आ चुका था। उसे याद आया कि इस सब के लिए जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि सामने वाला ही था। कैफ का चेहरा चौंकने और घबराने से बदलकर टेढ़ा और क्रूर हो गया। फिर मुट्ठियां भींचते हुए उसने क्रूरता से कहा, अंकल टोंग, मैं आपको बताने ही वाला था। विद्या, सबसे खूबसूरत क्लास हसीना जिसे मैंने आपके लिए तैयार किया था, कार से उतरते ही पिट गई। वह रोने लगा। कितनी अच्छी लड़की है। उसने किसी को नहीं उकसाया, लेकिन उसे पीटा गया और उसका चेहरा बिगाड़ दिया गया। वह अभी भी पार्किंग में पड़ी है। ये सुनते ही त्रिविक्रम का चेहरा एकदम बदल गया और वह गुस्से से बोला, धिक्कार है। वह कौन था जिसने उस औरत को मारने की हिम्मत की जिसे मैं पसंद करता हूँ? क्या तुमने मेरा नाम नहीं लिया? वह इतना गुस्से में था कि आग बबूला हो रहा था। आसपास के सभी मेहमान कांप रहे थे, उनका अभिवादन करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे और खुद ही शर्मा परिवार की हवेली में घुस गए। कुछ अन्य लोग तमाशा देखने के लिए रुके। वे ऐसे लोग थे जो नाटक देखना पसंद करते थे। शर्मा परिवार के वे छोटे सदस्य भी बहुत डरे हुए थे और साथ ही कुछ हद तक चंचल भी थे। ये जानने के लिए उत्सुक भी थे कि आखिर कौन इतना गलत काम कर रहा है। शर्मा परिवार के क्षेत्र में उन्होंने एक महिला को मारने की हिम्मत की जिसे ओल्ड मास्टर शर्मा परिवार पसंद करता था। क्या यह मौत को आमंत्रित करना नहीं है? त्रिविक्रम गुस्से से लाल हो गया। हालांकि कैफ रो रहा था, वह मन ही मन हंस रहा था और जब उसने दक्ष की तरफ देखा तो उसकी आंखें क्रूरता और विजय से भरी थीं। हे दक्ष, ध्यान रखना मैं तुम्हें परेशान न करूं। त्रिविक्रम ने कैफ का कंधा पकड़ लिया। वो एक तीसरे दर्जे का मार्शल आर्टिस्ट था और उसने कैफ का कंधा इतनी जोर से दबाया कि लगा जैसे वो फट जाएगा, जिससे वो दर्द से चीख पड़ा। जल्दी बताओ, वह कौन था जिसने मेरी पसंदीदा औरत को मारने की हिम्मत की? मैं उसे मार डालूंगा। हालांकि कैफ दर्द में था, लेकिन ये शब्द सुनकर वह बहुत खुश हुआ।
उसने जल्दी से खुद को छुड़ाया, फिर दौड़कर दक्ष को पकड़ लिया, जो शर्मा परिवार की हवेली में घुसने ही वाली थी। उसने दक्ष की बाँह पकड़ी, उसे पीछे खींचा और सख्ती से चिल्लाया, दक्ष, इस समय क्या तुम बहरे और गूंगे का नाटक करना चाहते हो और फिर कुछ भी न होने का नाटक करते हुए आगे बढ़ना चाहते हो? उसकी आंखें चमक उठीं और वह बार बार व्यंग्यात्मक लहजे में बोला, हे, इसके बारे में सोचना भी मत। मैं तुमसे कह रहा हूँ, चूंकि तुमने ये किया है, इसलिए तुम्हें एक आदमी होना चाहिए और बहादुरी से इसे स्वीकार करना चाहिए। हे, हालांकि तुमने शर्मा परिवार में शादी कर ली है, अब तुम्हें शायद ही एक आदमी माना जा सकता है, लेकिन विद्या को मारना बहुत बड़ी गलती है। वह त्रिविक्रम के हाव भाव से पूरी तरह अनभिज्ञ होकर उपहास करने लगा, जो कि चौंकने से सदमे में और फिर भयभीत में बदल गया। कैफ ने केवल ये देखा कि उनके आसपास से गुजरने वाले मेहमान अभी तक नहीं गए थे और शर्मा परिवार के नौकर और कनिष्ठ सभी देख रहे थे। जितने अधिक लोग उतना बेहतर। उसने मन ही मन उपहास किया, दक्ष, मैंने तुमसे बहुत पहले ही कहा था, मैं तुम्हारी प्रतिष्ठा बर्बाद कर दूंगा। कैफ ने ऊंची आवाज में कहा, दक्ष और मैं सोचते थे कि हम सहपाठी हैं। वह विद्या भी तुम्हारी सहपाठी है। जब तुम स्कूल में थे तब भी तुमने उसका पीछा किया था। अब जब वह तुम्हारे कुल चाचा की नज़र में आ गई है तो तुम उससे नाराज़ हो और उसे सबके सामने पीट रहे हो। वह तो बस एक औरत है, एक नाजुक औरत, तुम उस पर हाथ कैसे उठा सकते हो? और तुम्हारे कुल के चाचा का क्या तुम उनके खिलाफ बगावत कर रहे हो? बूढ़े मास्टर त्रिविक्रम शर्मा परिवार के कुल के चाचा हैं और तुम तो बस शर्मा परिवार के दामाद हो। तुम्हें इतना घमंडी होने का क्या हक है? बोलने के बाद उसने त्रिविक्रम की ओर अपनी मुठ्ठियां तनी, विजयी भाव से मुस्कुराया और कहा, अंकल टोंग, मैं बोल चुका हूं, अब आप गुस्सा कर सकते हैं। थप्पड़। ये सुनकर त्रिविक्रम ने अपना हाथ उठाया और कैफ को थप्पड़ मारा। वह वास्तव में क्रोधित था और उसे खा जाना चाहता था। कैफ आश्चर्य से अपना चेहरा ढकते हुए जम गया और दुखी होकर बोला, अंकल टोंग, मुझ पर नहीं बल्कि दक्ष पर गुस्सा हो। ये तुम हो, ये सचमुच तुम हो। मैं तुम्हें हरा दूंगा। त्रिविक्रम गुस्से में था, उसके हाथ बाहर निकल आए। वह बार बार कैफ के सुंदर चेहरे पर थप्पड़ मार रहा था। आधे मिनट से भी कम समय में उसने 100 से ज्यादा थप्पड़ जड़ दिए, जिससे कैफ का चेहरा सुअर के सिर जैसा हो गया। कैफ बार बार पीछे हट रहा था, अपना चेहरा ढंक रहा था और रहम की भीख मांग रहा था। कैफ पिटाई से स्तब्ध रह गया। उसने अपना चेहरा ढक लिया और दर्द से बोला, अंकल टोंग, आप मुझे क्यों मार रहे हैं? मैंने आपको उकसाया नहीं। और हाँ, दक्ष ने ही आपकी औरत को मारा था, आपके शर्मा परिवार के निकम्मे दामाद को। वह यही है, उसे मारो। त्रिविक्रम ने एक जोरदार किक मारी, जिसका निशाना सीधा कैफ की कमर पर लगा, जिससे वह उड़ गया। मैं तुम्हें मार रहा हूँ, लानत है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अब भी बोलने की? जिस किसी ने भी यह सब देखा, उसके दिल में एक सिहरन सी महसूस हुई, मानो उन्हें पेशाब करने की जरूरत थी, लेकिन वे ऐसा कर नहीं पा रहे थे। लात मारे जाने के बाद भी कैफ ने अपना चेहरा ढंक रखा था, अपनी जांघों की ओर देखा और हकलते हुए कहा, इससे दर्द नहीं होता, बिल्कुल नहीं। सब लोग। त्रिविक्रम अभी भी गुस्से में था, जबकि कैफ अविश्वास में जमीन पर घुटनों के बल बैठकर रो रहा था। अंकल टोंग, आखिर आपको क्या हो गया है? आप मुझे क्यों मार रहे हैं? तुमने मुझे उसे यहाँ लाने के लिए कहा था और मैं ले आया। उसे तुम्हारे शर्मा परिवार के दामाद दक्ष ने मारा था। तुम्हें अपना गुस्सा दक्ष पर निकालना चाहिए। वह तो आगे बढ़ा और दक्ष की पैंट की टांग खींचकर उसे जाने से रोक दिया। दक्ष ने जरा भी संघर्ष नहीं किया, वह बस शांति से देखता रहा। उसने त्रिविक्रम की तरफ देखा, जिससे त्रिविक्रम का दिल तेजी से धड़कने लगा। अंकल टोंग, क्या आप मुझे मारना चाहते हैं? दक्ष के शांत शब्दों ने तुरंत त्रिविक्रम के सिर में झुनझुनी पैदा कर दी। मारो उसे। अरे यार, मैं तो खुद को भी मारने की हिम्मत नहीं कर सकता, उसे मारने की तो बात ही छोड़ दो। त्रिविक्रम की अभिव्यक्ति गुस्से से शर्मिंदगी में बदल गई और फिर एक शोकाकुल चेहरे में ये सब एक सेकंड के भीतर हो गया। इससे पहले कि वह कुछ बोल पाता, कैफ बगल से चिल्लाया, दक्ष, अगर उसने तुम्हें मारा तो क्या हुआ? अंकल टोंग शर्मा परिवार के एक बुजुर्ग हैं, तुम्हारे सीनियर, और तुम तो बस एक बेकार दामाद हो। क्या वह तुम्हें नहीं मार सकता? जल्दी करो, मेरे बगल में जगह खाली है। आओ और मेरे साथ घुटनों के बल बैठो। अंकल टोंग के फैसले का इंतजार करो। वरना अगर अंकल टोन को तुम्हें मारने के बाद अच्छा लगा तो हो सकता है कि जाने से पहले वे तुम्हें शर्मा परिवार में खाना खाने भी दें। बोलने के बाद उसने त्रिविक्रम की ओर आत्मसंतुष्ट भाव से देखा और त्रिविक्रम द्वारा उसकी चतुराई की प्रशंसा किए जाने की प्रतीक्षा करने लगा। बाकी लोगों ने भी त्रिविक्रम की तरफ देखा, चाहे वे मेहमान हो या शर्मा परिवार की युवा पीढ़ी और नौकर चाकर, सबको लगा कि कैफ की बात तो सही है। त्रिविक्रम आखिरकार शर्मा परिवार के चाचा थे, एक बुजुर्ग। दक्ष तो बस शर्मा परिवार का दामाद था जिससे सब घृणा करते थे। उनके जैसे व्यक्ति शर्मा परिवार में युवा पीढ़ी से बचने के लिए इधर उधर घूमते थे और नौकरों को देखते ही अपना सिर नीचे झुका लेते थे। जब वह पहली बार आया तो कई नौकरों ने उसे खुलेआम परेशान किया।
त्रिविक्रम जैसी प्रमुख शाखा की तो बात ही छोड़िए। उन्हें लगा कि इस बार उनके दामाद दक्ष को बहुत बुरा समय गुजरना पड़ेगा। कुछ लोग उपहासपूर्वक देखते रहे लेकिन बोले नहीं, केवल तमाशा का आनंद लेते रहे। उन्होंने दक्ष के बारे में पहले भी सुना था। आखिरकार सागरनगर शहर के नंबर 1 बेकार दामाद का खिताब काफी प्रसिद्ध था। हर कोई उसके अच्छे भाग्य से ईर्ष्या करता था क्योंकि वह शर्मा परिवार में विवाह कर पाया था। लेकिन वे उसकी निकम्मीपन से भी घृणा करते थे। भले ही वह शर्मा परिवार में दामाद बन गया था, उसके साथ कुत्ते से भी बदतर व्यवहार किया जाता था। कैफ ने उपहास किया। वह त्रिविक्रम द्वारा दक्ष पर अपने भयंकर क्रोध को प्रकट करने की प्रतीक्षा कर रहा था। धप धप धप। इस समय स्वागत कक्ष के अंदर तीसरे दादाजी धीरे धीरे अपनी छड़ी पर झुकते हुए बाहर चले गए। उनके पीछे भावशून्य शिवराज भी थे। त्रिविक्रम, तुम दक्ष मित्तल को मारना चाहते हो? तीसरे दादाजी ने चिल्लाते हुए, जैसे ही वह दिखाई दिए, अपनी छड़ी जमीन पर पटक दी। हिस! त्रिविक्रम की आंखें चौड़ी हो गईं। वह हौंफने लगा। उसने अभी अभी शिवराज से दक्ष के बारे में कुछ बातें सीखी थीं। शर्मा परिवार का महान उपकारक, जिसने शर्मा परिवार के पुराने स्वामी को बचाया, वास्तव में गौरवशाली था। एक व्यक्ति जो शर्मा परिवार में बगल में चल सकता है, वह उसे मारने की हिम्मत कैसे कर सकता था? कैफ को कुछ समझ नहीं आया। इसके बजाय उसने मुस्कुराते हुए त्रिविक्रम की तरफ से जवाब दिया, हाँ, आप शर्मा परिवार के तीसरे दादा हैं, है ना? बस देखते रहिए, बूढ़े मालिक त्रिविक्रम आपके लिए लिव इन दामाद दक्ष को सबक सिखाएंगे। टकराना। त्रिविक्रम ने कैफ को लात मारी, जिससे वह 1 दर्जन से अधिक बार गिर गया, जब तक कि वह दीवार के कोने से टकराकर रुक नहीं गया। वह तुरंत तीसरे दादाजी के सामने घुटनों के बल गिर पड़ा। उसका चेहरा पीला पड़ गया। तीसरे चाचा, यह एक गलतफहमी है, एक गलतफहमी। कैफ मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। मैं दक्ष मित्तल से कैसे निपट सकता हूँ? मैं उसे मारने की हिम्मत कैसे कर सकता हूँ? वह झुकता रहा, फिर तीसरे चाचा के पैर से लिपट गया और रोते हुए बोला, तीसरे चाचा, क्या आप नहीं जानते कि मैं कैसा इंसान हूँ? मैं अपने लोगों के साथ बिल्कुल दोस्ताना व्यवहार करता हूँ। मैं दक्ष मित्तल के साथ एक जूनियर की तरह व्यवहार करता हूँ। नहीं, मैं उसके साथ एक पिता की तरह व्यवहार करता हूँ। मैं उसे मारने की हिम्मत कैसे कर सकता हूँ? क्या मैं उस तरह का व्यक्ति हूँ? उसकी बातें सुनकर सभी लोग पूरी तरह से दंग रह गए। मेहमान हैरान रह गए। शर्मा परिवार की युवा पीढ़ी और नौकर भी अचंभित थे। कैफ, जो अभी अभी स्थिर होकर घुटने टेकने में कामयाब हुआ था, वह भी तुरंत डर गया, मानो बिजली गिर गई हो। ये सुनकर तीसरे दादाजी के चेहरे पर थोड़ी नरमी आई। उन्होंने उसे उठाया और कहा, चूंकि यह कुछ भी नहीं है तो इसे रहने दो। फिर वह मुस्कुराया और ऊपर गया, दक्ष का हाथ थाम लिया और हंसते हुए बोला, दक्ष मित्तल, तुम आखिरकार आ ही गई। ये बूढ़ा आदमी कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। अरे यार, तुम आ गई और तोहफे भी लाए। दक्ष मुस्कुराया, ये कुछ भी नहीं है, बस फल के 2 बैग हैं। तीसरे दादाजी के दांत खिलखिलाकर हंसते हुए बोले, हाँ, फल बढ़िया है। इस बूढ़े को फल खाना सबसे ज्यादा पसंद है। दक्ष ने कहा, तीसरे दादाजी, यह आपके लिए नहीं है, ये बूढ़े मास्टर के लिए है। हे कंजूस, मुझे एक लेने देने में क्या हर्ज है? जल्दी करो, बड़ा भाई कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तीसरे दादाजी ने इस तरह से दक्ष को शर्मा परिवार की गहराई में ले जाया। शिवराज को भावशून्य होकर देखते हुए छोड़ दिया और त्रिविक्रम और अन्य सभी स्तब्ध रह गए। उनकी आंखें सदमे और विस्मय से भर गईं। शर्मा परिवार के तीसरे दादा, जो शर्मा परिवार के पुराने मास्टर के चचेरे भाई थे, शर्मा परिवार के आधे चरण के प्रथम श्रेणी के मास्टर थे। इतना प्रमुख व्यक्ति, वह वास्तव में व्यक्तिगत रूप से दक्ष का इंतजार कर रहा था और यहाँ तक कि बातचीत और हंसी भी कर रहा था। क्या ये दक्ष वास्तव में शर्मा परिवार का दामाद है या वह शर्मा परिवार का जैविक पिता है? अरे बाप रे! सभी के दिमाग खाली थे और वे सभी स्तब्ध थे। कैफ भी अचंभित रह गया। फिर वह भयभीत होकर चीखा और भागने लगा। त्रिविक्रम को भी अचानक होश आया और वह क्रूर भाव से उसका पीछा करने लगा। धिक्कार है, तुमने मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी और अब भागना चाहते हो। मैं तुम्हें पीट पीट कर मार डालूंगा, कमीने। शिवराज ने लोगों से प्रवेश द्वार साफ करवाया और साथ ही उन्होंने उन लोगों की ओर हाथ बढ़ाकर, जो अभी तक अंदर नहीं आए थे, उन्हें अंदर आने का निमंत्रण दिया। ये मेहमान अभी भी गहरे सदमे में थे। शर्मा परिवार बहुत ज्यादा रक्षात्मक है। वे अपने दामाद की इतनी रक्षा करेंगे। वे वास्तव में मानते थे कि यह शर्मा परिवार अपने लोगों की रक्षा कर रहा था। इस पल शर्मा परिवार के आंतरिक प्रांगण में तीसरी शाखा के मुखिया रमेश दरवाजे की ओर पीट करके खड़े थे, जबकि एक नौकर प्रवेश द्वार पर घुटनों के बल बैठा था। बूढ़े मालिक, कई परिवार कई बार आ चुका है। मैं बार बार कह रहा था कि आप यहाँ नहीं हैं, लेकिन फिर भी वे आपसे मिलना चाहते हैं। तीसरे अंकल रमेश ने भावशून्यता से कहा, वे मुझसे बदला लेने आए हैं। दक्ष ने मुझे अपनी पत्नी कैलिंगजी का गला घोंटने के लिए मजबूर किया था। वे इसीलिए आए हैं। इन्हें नज़रअंदाज करो, टालते रहो। बूढ़े मालिक के जन्मदिन के जश्न के बाद सब कुछ खत्म हो जाएगा और दक्ष
भी खत्म हो जाएगा। अधीनस्थ ने रिपोर्ट जारी रखी, हाँ, अभी अभी प्रवेश द्वार पर मैंने दक्ष को देखा। वह फलों के 2 बैग लेकर आया था और उसका किसी से झगड़ा हो गया था। फिर पूरी घटना सुनाई गई। रमेश ने व्यंग्य किया, कैफ तो पिटने लायक ही था, उसे हालात का अंदाजा ही नहीं है। उस छोटे से जानवर दक्ष ने उस बूढ़े को बचाया था और शर्मा परिवार में उसकी हैसियत लगभग मेरे बराबर है। वह अब भी चाहता है कि त्रिविक्रम दक्ष से निपटे, लेकिन वो छोटा सा जानवर दक्ष भी बहुत कृतघ्न है। उस बूढ़े का 70वां जन्मदिन है और इतने सारे मेहमान यहाँ हैं, फिर भी वो सिर्फ 2 थैले फल लाया है। हाँ, तीसरे दादाजी बहुत गुस्से में होंगे, शायद उन्होंने सबके सामने अपने फल फेंक दिए होंगे, हे। नौकर के चेहरे को पढ़ना थोड़ा मुश्किल था और वह हकलाते हुए बोला। तीसरे दादाजी बहुत खुशी से मुस्कुरा रहे थे और खुद उसे बूढ़े मालिक से मिलने ले गए और यहाँ तक कि खाने के लिए उसका फल भी छीनना चाहते थे। क्या? तीसरे अंकल रमेश का चेहरा नाटकीय रूप से बदल गया, वे सदमे से भर गए। उसका चेहरा ठंडा और क्रूर था। उसने नौकर को पकड़ लिया और ठंडी आवाज में पूछा, तुमने क्या कहा? नौकर भी डर गया और जल्दी से जवाब दिया, तीसरे चाचा दादाजी बहुत खुश हैं और वह उसे बूढ़े मालिक से मिलने ले गए। वाह! रमेश तुरंत अपने स्थान से गायब हो गया, तेजी से हवा के झोंके में परिवर्तित हो गया और ओल्ड मास्टर की ओर बढ़ गया। तीसरे चाचा दादाजी ने व्यक्तिगत रूप से दक्ष का हाथ पकड़ा और उसे शर्मा परिवार के पिछवाड़े में ले गए। रास्ते में शर्मा परिवार के कई लोगों ने उन्हें देखा और वे आश्चर्यचकित और स्तब्ध रह गए। ये स्पष्ट था कि वे आश्चर्यचकित थे और सोच रहे थे कि दक्ष के पास ऐसी क्या योग्यता थी कि तीसरे चाचा दादाजी व्यक्तिगत रूप से उसका नेतृत्व कर रहे थे। क्या ये दक्ष नहीं है, हमारे शर्मा परिवार का दामाद? तीसरे चाचा दादाजी उसका रास्ता क्यों दिखाएंगे? तीसरे चाचा दादाजी बूढ़े गुरु के चचेरे भाई हैं, हमारे शर्मा परिवार के आधे चरणीय प्रथम श्रेणी के गुरु हैं और एक उच्च और सम्मानित पद पर हैं। वे व्यक्तिगत रूप से दक्ष का मार्गदर्शन क्यों करेंगे? वे बातें भी कर रहे हैं और हंस भी रहे हैं। हे भगवान, ये दक्ष तो बहुत चालाक है, इसने तो तीसरे चाचा दादाजी को भी मोहित कर लिया है। शहर से बाहर से लौटे कई नौकर, कनिष्ठ कर्मचारी और रिश्तेदार इस दृश्य को देखकर नाराज हो गए और उनकी भौहें तन गईं। उनका मानना था कि दक्ष ने तीसरे चाचा दादाजी से ऐसी कृपा पाने के लिए कुछ चापलूसी वाली बात कही होगी। उनके दिल दक्ष के लिए और भी ज्यादा नफरत और घृणा से भर गए थे। अगर तीसरे चाचा दादा न होते तो शायद वे दक्ष को घसीटकर किसी कोने में ले जाकर पीटते। छोटे टैंक, तुमने मेरे बड़े भाई को ठीक कर दिया। क्या तुम मेरी सेहत का भी हालचाल ले सकते हो? मेरा शरीर दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा है। क्या तुम मेरी नब्ज भी देख सकते हो? तीसरे चाचा दादाजी बातें कर रहे थे और हंस रहे थे, लेकिन फिर उन्होंने अचानक आह भरी और कहा। दक्ष मंद मंद मुस्कुराया, तीसरे चाचा दादाजी की नब्ज देखी, फिर हाथ छुड़ाया और अपना सिर हिलाया। मुझे माफ करना तीसरे चाचा दादाजी, आपको एक पुरानी बीमारी है। ये बूढ़े गुरु की साधना से होने वाले ची और रक्त के ठहराव से अलग है। इसका इलाज मैं नहीं जानता। ये सुनकर तीसरे चाचा दादाजी ने आह भरी और कड़वी मुस्कान के साथ बोले, मुझे पता था। मुझे सचमुच कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए थी। कोई बात नहीं, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मरूंगा तो मरूंगा। इसे दिल पर मत लेना। तीसरे चाचा दादाजी के उदास चेहरे को देखकर, जिसने अपना पहले वाला लापरवाह और हंसमुख व्यवहार खो दिया था, दक्ष को पता था कि वह स्पष्ट रूप से बहुत निराश थे। ये शर्मा परिवार का एक बुजुर्ग था, बूढ़े गुरु का चचेरा भाई। जब पूरे शर्मा परिवार ने उसके परिवार में विवाह का विरोध किया तो उसने दृढ़ता से बूढ़े गुरु का साथ दिया और उसे शर्मा परिवार में शामिल कर लिया। दक्ष जानता था कि तीसरे चाचा दादाजी ने ये सब बूढ़े मास्टर के लिए किया था, लेकिन दक्ष पर भी उनका एक एहसान था। वह मुस्कुराया और बोला, ऐसा नहीं है कि कोई रास्ता नहीं है। मैं तुम्हारी बीमारी ठीक नहीं कर सकता, लेकिन कोई और कर सकता है। ये सुनकर तीसरे चाचा दादाजी की आंखें आशा की एक किरण से चमक उठीं और उन्होंने पूछा, कौन? दक्ष ने उत्तर दिया, एक दिव्य चिकित्सक। एक दिव्य चिकित्सक। ये सुनकर तीसरे चाचा दादाजी ने सिर हिलाया और फिर से कड़वी मुस्कान के साथ बोले, तुम बस मुझे बहलाने की कोशिश कर रहे हो। हाँ, मुझे पता है कि एक दिव्य चिकित्सक इसका इलाज कर सकता है, लेकिन एक दिव्य चिकित्सक मुझे क्यों बचाएगा? इस दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें सिर्फ पैसों से नहीं बुलाया जा सकता, खासकर किसी दिव्य डॉक्टर जैसे महान व्यक्ति को। ऐसा कहकर उसने आह भरी और आगे बढ़ गया, उसकी पीठ और भी झुक गई। दक्ष मुस्कुराया। हालांकि वह तीसरे चाचा दादाजी को बताना चाहता था कि वह 3 दिव्य चिकित्सकों को जानता है जो मदद कर सकते हैं, उसने विस्तार से नहीं बताया, क्योंकि उसे डर था कि अगर उसने बहुत कुछ कहा तो तीसरे चाचा दादाजी सोचेंगे कि वह शेखी बघार रहा है और मन ही मन उसे नापसंद करने लगेंगे। पिछवाड़ा, लिटिल टैंग अभी तक यहाँ क्यों नहीं आया? क्या वो फिर से सो रहा है? क्या कोई उसे फ़ोन करके जल्दी आने को कह सकता है? जब तक मैं उसे देख नहीं लेता, मैं कुछ नहीं खाऊंगा। मैं लिटिल टैंग को देखना चाहता हूँ, मैं लिटिल टैंग को देखना चाहता हूँ। बूढ़ा मास्टर पजामा पहने पिछवाड़े में बैठा था, कई चाय के कप तोड़ रहा था और गुस्से में चिल्ला रहा था।
उपस्थित नौकरों ने पास जाने की हिम्मत नहीं की, केवल असहायता से मुस्कुराए, साथ ही आशंका और नाराजगी का मिश्रण भी महसूस किया। कुछ लोगों को तो साथ रहने वाले दामाद दक्ष से थोड़ी जलन भी हुई। उसने तुम्हें ठीक किया है और तुम उस पर इतना प्यार लुटाती हो। बूढ़ा मालिक अब स्वास्थ्य से चमक रहा था, लेकिन नौकरानियों ने पास जाने की हिम्मत नहीं की और चाचा और चाची बाहर व्यस्त थे। जहां तक युवा पीढ़ी की बात है तो केवल पहली शाखा की सबसे बड़ी बेटी भवनी और दूसरी शाखा की दूसरी बेटी रिया ही उनके साथ थीं। किसी और की हिम्मत नहीं हुई कि पास आ सके, मुख्यतः इसलिए क्योंकि उन जूनियरों ने सुना था कि ओल्ड मास्टर बहुत गुस्से में हैं और उन्होंने उनके पास जाने की हिम्मत नहीं की। भवनी और रिया को ओल्ड मास्टर का विशेष समर्थन प्राप्त नहीं था, लेकिन वे निडर थे और उन्होंने यहाँ उनकी सेवा करने का साहस किया। बूढ़े मालिक, अब और नखरे मत दिखाए, मेहमान आ गए हैं, जल्दी से अपने कपड़े बदल लीजिए और लोगों से मिलने जाने से पहले थोड़ा दलिया या शायद कुछ फल खा लीजिए ताकि आप खुद को शांत रख सकें। बूढ़ा मालिक गुस्से में आ गया और फल और कटलरी गिरा दी। खाओ खाओ खाओ, मेरी गांठ खाओ, मुझे फल खाने से सबसे ज्यादा नफरत है, भवनी ने निडर और मुखर होकर कहा। रिया और मैं इतने लंबे समय से आपकी सेवा कर रहे हैं और आप कभी नहीं कहते कि आपको हमारी याद आती है। लेकिन वो दक्ष, जो एक लिव इन दामाद है जिसे उसके दादा दादी और चाचा प्यार नहीं करते, आप उसे कितना अनमोल समझते हैं। क्या हो रहा है? टकराना। बूढ़े मालिक ने चाय का प्याला उठाया और भवनी के पैरों पर पटक दिया, अपनी मूंछें तानते हुए। तू क्या बकवास कर रही है? तू साथ रहने वाले दामाद में क्या बुराई है? वो तो हमारे परिवार का ही सदस्य है। साली, शादी के बाद तू गिरे हुए पानी जैसी हो जाती है। भवनी उससे डरी नहीं और बोली, तो मैं शादी नहीं करूंगी, मैं भी उसकी तरह ही एक दामाद ढूंढ लूंगी, है ना? बूढ़े मालिक ने मजाक उड़ाया, तुम लगभग 30 साल की हो, बूढ़ी हो और अभी भी साथ रहने वाले दामाद की बात कर रही हो। जाओ, किसी अनाथालय से एक बच्चा गोद ले लो। ये सुनकर भवनी क्रोधित हो गए, लेकिन वह वास्तव में ओल्ड मास्टर के साथ अपना आपा खोने की हिम्मत नहीं कर सकी, इसलिए वह केवल गुस्से में अपने पैर पटक सकती थी और सब कुछ दक्ष पर दोष लगा सकती थी। रिया किनारे पर चुपचाप फल खा रहे थे और कुछ नहीं बोल रहे थे, बीच बीच में चाय की चुस्कियां ले रहे थे। बूढ़े मास्टर ने बड़बड़ाया, लेकिन फिर अचानक अपनी नाक से कुड़ी, मुख्य द्वार की ओर देखा और तीसरे चाचा दादाजी और दक्ष को आते देखकर उसकी आंखें तुरंत चमक उठीं। हे, लिटिल टैंग यहाँ है। बूढ़ा मास्टर खुशी से उछल पड़ा और फिर तेजी से आगे बढ़ा। हालांकि कोई उससे एक कदम तेज था। ये तीसरे शाखा के प्रमुख तीसरे गुरु रमेश थे। वे किसी समय दक्ष के सामने प्रकट हुए थे और दरवाज़ा बंद कर दिया था। उन्होंने कड़ी फटकार लगाते हुए कहा, दक्ष, क्या तुम शर्मा परिवार के नियम भूल गए हो? एक तेज चीख ने तुरंत अनगिनत लोगों की निगाहें अपनी ओर खींच लीं, जिससे नौकर नौकरानियों की नज़रें उधर चली गईं। साथ ही पास में खड़े शर्मा परिवार के कुछ कनिष्ठ सदस्य भी वहां देखने लगे। तीसरे मास्टर रमेश को दक्ष को डांटते हुए देखकर वे चुपके से हंसे और आपस में फुसफुसाए। हे, मैंने कभी नहीं सोचा था कि थर्ड मास्टर खुद दक्ष को सबक सिखाने आएंगे। मुझे तो वो निकम्मा बहुत दिनों से आंखों में गड़ता रहा है। क्या ये सही नहीं है? वह हमारे शर्मा परिवार का चावल खा जाता है, जबकि हम मरते दम तक काम करते रहते हैं और वह मदद करने भी नहीं आता। कुत्ता भी घर की रखवाली करता है, पर यह निकम्मा दामाद तो मुफ्त में खाता है। शर्मा परिवार के लगभग 1 दर्जन जूनियर सदस्यों ने अपना सिर हिलाया और उपहास किया। दास दासियों ने भी सिर झुकाकर अपने हृदय में गुप्त संतोष अनुभव किया। दक्ष ने उनका बहुत अधिक अनुग्रह चुरा लिया था। उन्होंने अथक परिश्रम किया, लेकिन बूढ़े मास्टर ने इसे नहीं देखा, केवल दक्ष पर लाड़ प्यार किया। वे बहुत ईर्ष्यालु थे। तीसरे मास्टर रमेश ने देखा कि उनकी फटकार ने कुछ लोगों का ध्यान आकर्षित किया है और यहाँ तक कि तीसरे चाचा दादा भी भौंचक के रह गए, इसलिए उन्हें पता था कि उनका लक्ष्य प्राप्त हो गया है। वह दक्ष को अपमानित करना चाहता था और सबके सामने अपनी स्थिति स्थापित करना चाहता था। यद्यपि वह जानता था कि ओल्ड मास्टर दक्ष से बहुत प्यार करते थे, रमेश ओल्ड मास्टर के जैविक पुत्र थे। बूढ़े मास्टर को निश्चित रूप से पता था कि कौन अधिक महत्वपूर्ण था। दक्ष ने पूछा, कौन से नियम? तीसरे मास्टर रमेश तुरंत क्रोधित हो गए, कैसे नियम? दक्ष, ऐसा लगता है कि तुम आरामदायक जीवन के आदी हो गए हो और अनुशासनहीन हो गए हो। एक दामाद के रूप में बूढ़े मालिक के जन्मदिन पर आधी रात को आपको शर्मा परिवार के द्वार के बाहर भोर तक पहरा देना चाहिए था, ताकि आप अपने पिता के प्रति श्रद्धा दिखा सकें, फिर आप आराम कर सकते थे। उसने अपना हाथ उठाया और दक्ष के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मारा और गाली देते हुए कहा, लेकिन तुम्हारा क्या? तुम तो अभी आए हो हमारे शर्मा परिवार को शर्मिंदा करने और हमारे शर्मा परिवार के नियमों को पूरी तरह से नष्ट करने के लिए। एक बुजुर्ग के रूप में मैं आज आपको एक सबक सिखाने जा रहा हूं और आपको बताऊंगा कि हर कोई आपको खुश नहीं करेगा। ऐसा कहकर उसने अपना हाथ उठाया और कुछ और थप्पड़ मारने के लिए तैयार हो गया। यदि तुमने उसे मारने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें अपने बेटे के रूप में अस्वीकार कर दूंगा। बूढ़े मास्टर ने आंगन से गुस्से से दहाड़ते हुए कहा।